हो गया। मैं डबल कंफर्मेशन लेता हूँ स्टूडेंट से, हाँ जी। मेरे को भी दिखता है। और पता है आपको क्यों करके। आगे ऐसे रिकॉर्डिंग मैसेज। है सर। ओके सर, थैंक यू। चलो तो स्टार्ट करते हैं सर जीएसटी क्लास। तो जीएसटी में हम लोग रिसेंटली जस्ट बेसिक के ऊपर बातचीत हुआ था, और बेसिक्स में बातचीत करने के बाद हम लोग जस्ट हाल फिलहाल में एक टॉपिक में बात किया था। एक सेकंड रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ। जीएसटी का इंट्रोडक्शन दिया था, एक इंट्रोडक्शन में बात हुआ था और सप्लाई में बात हुआ था। तो इंट्रोडक्शन लेवल में अगर देखा जाए तो मैंने लास्ट वीक एक्चुअली आप लोगों को इस पर्टिकुलर डिस्कशन को किया था कि ये जीएसटी में जो आईटीसी क्रेडिट वगैरह होता है, इसका फ्लो कैसे होता है। 300 नीचे। अब देखो है सर, अभी है ना स्क्रीन शेयर? ओके, अच्छा। नो पॉइंट इज दैट सर, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी का एक स्पेशल डिस्कशन मैंने किया था कि जीएसटी में सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके बारे में बेसिक नोट्स भी लिखा दिया था, ठीक है, शॉर्ट नोट्स था। तो मैं फिर से आज एक बार बताता हूँ, क्योंकि रिकॉल भी हो जाएगा, और जिन लोगों का लास्ट क्लास मिस था वो भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। और फिर बाद में मेरा एक ऐप बन रहा है सर, मतलब सबको मैं सारा क्लासेस जिसका जो भी बीस है एक जगह में कंसाइज करके विथ नोट्स, ठीक है, मैं एक जगह में दे दूंगा आप लोगों को। उस ऐप के अंदर सारा चीज मिल जाएगा। आज आज ही एक सक्सेसफुल हुआ है, किसी एक को दिया मैंने, तो आई होप कि बाकी लोगों का भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इतना सारा सब्जेक्ट्स है, सब सब्जेक्ट्स के ऊपर स्पेशल स्पेशल करके बनेगा, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। वही जब क्लास खत्म होता है मैं जाके वही का काम करता हूँ डेली, ताकि सबको पढ़ने के लिए एक जगह में सब चीज मिल जाए, इधर उधर भटकना ना पड़े। ओके सर, अरे क्या, अच्छा। तो बेसिक बात है सर, ये जो जीएसटी है, सबसे पहला बात कि जीएसटी गवर्नमेंट ने आज बजट जो था उसमें गवर्नमेंट बोला कि जीएसटी रेट में भी कोई चेंजेस नहीं करेगा। ये भी बजट में सीतारमन जी आज बोला कि जीएसटी रेट में भी उन्होंने कोई चेंजेस नहीं लाया। सो कहने का मतलब है कि जीएसटी क्या है, इसके बारे में बात हुआ था कि जीएसटी गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स है ना सर। और इवन मैं आप लोगों को गवर्नमेंट बजट को भी दिखा के बार बार दिखाता रहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट बजट देख लो, बजट देख लो। हाँ, 1,64 crore समथिंग जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट वाला होगा आज। लास्ट मंथ में, दिसंबर क्वार्टर में, दिसंबर मंथ में 1,64,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन आया, ठीक है। इस आज भी बोल रहा था, अच्छा हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। मैं सुनता था अच्छा, तो बेसिकली ये गवर्नमेंट हर महीने कमाते हैं सर, एवरी मंथ जीएसटी इनकम करते हैं। तो आप बोलोगे सर जीएसटी इनकम क्यों करता है सर, गवर्नमेंट को चलना है। ये जो दोनों टैक्स का पेपर है ना, इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी, एंड कस्टम्स भी किसी किसी के टॉपिक में है, जैसे सीएस में है, सीएमएम में भी है कस्टम्स, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो कस्टम ड्यूटी या कस्टम टैक्स होते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले जीएसटी को, जीएसटी सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल। तो मैंने क्या बताऊं, सिर्फ जीएसटी जान लो, रोजी रोटी हो जाएगा। रोजी रोटी है सर, जीएसटी मैंने रोजी रोटी, मैंने जिसको जीएसटी, जैसे ये गवर्नमेंट का रोजी रोटी है, पब्लिक का भी है। आप बस जीएसटी जानो, गवर्नमेंट के लिए कलेक्शंस के लिए रिटर्न फाइलिंग का काम करो, बस फैमिली चल जाएगा, फैमिली चल जाएगा जीएसटी का काम करके। तो इतना वैल्यूएबल है, मतलब एक फैमिली चल सकता है, अर्नर हो सकता है, मतलब आराम से जीएसटी का नॉलेज लेके जीएसटी के रिटर्न फाइल करके उसी को थ्रू से हो जाएगा। तो समझो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कितना इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, मैंने एग्जाम पर्पस में फिर कितना इंपॉर्टेंट। अब इस बात को समझो सर, जिस चीज से लोगों का घर चलता होगा वो सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो, बस ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब रही बात सर क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सर इससे गवर्नमेंट का चलता है। गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू का 17% जीएसटी से आता है। कितना परसेंटेज? 17% जीएसटी से आता है, 17%। माने अगर इंडियन गवर्नमेंट 100 रुपीज कमाता है सर, इंडियन गवर्नमेंट अगर 100 रुपया कमाता है, ऐसे 100 माने 100% माने ये तो लाख करोड़ में कमाते हैं, ठीक है। तो 100% अगर कमाता है तो उसमें से 17% जीएसटी देता है, और ये ग्रोइंग, ये ग्रो करे जा रहा है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि और बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जीएसटी, छोड़ेगा नहीं। उल्टा जो लोग जीएसटी चोरी कर रहा था या जीएसटी एलिजिबिलिटी है फिर भी जीएसटी नहीं दे रहा है, छापा मार कर, गवर्नमेंट छोड़ेगा नहीं। देख तो रहे हो सर झारखंड में क्या हुआ,
हिस्ट्री में मतलब आई थिंक ये थर्ड टाइम हुआ कि झारखंड का चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला गया, चीफ मिनिस्टर रहते रहते। इससे पहले बिहार में लालू को जेल में डाला गया था, पर उस टाइम कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था। चारा घोटाला में लालू का जो जेल हुआ था, लालू प्रसाद का। और झारखंड में इस बार जो हेमंत सोरेन का परसों जेल हुआ, ईडी ने नहीं जानते, झारखंड में सीएम जेल हो गया चीफ मिनिस्टर का, हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है उसका, मतलब वहां का मेन ओपोनेंट बीजेपी पूरा मेन ओपोनेंट नहीं है, बट अलायंस है क्या? किसका? अलायंस में हाँ, कांग्रेस का अलायंस बोल सकते हो आप। ठीक है, अब एक चीफ मिनिस्टर को जेल में डालना कितना बड़ा प्रमाण होने से तब जाके एक चीफ मिनिस्टर को जाके उसका कलर पकड़ सकते हैं। मतलब ये नॉर्मल बात नहीं है। मतलब कोई भी चीफ मिनिस्टर को जाके जेल में, तो जो देश चलाते हैं, स्टेट चलाते हैं, अब उन्हीं को जाके जेल में डाल रहे हो, कोई नॉर्मल बात है क्या? तो छोड़ेगा नहीं। तो अगर ये लोगों का ऐसा हालत हो सकता है, तो बाकी नॉर्मल लोगों का क्या हाल हो सकता है? इसलिए बच के रहना रे बाबू। गवर्नमेंट अभी भयंकर ट्रैक में चल रहा है, आप जो भी बोलो भाई। अब कोई बोलेगा, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कोई 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 बोलता है कि नहीं, किसी किसी का ऐसा मैं सुनता हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, करप्शन की जगह की बात कर रहा हूँ, कि जैसे कोई बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, और जहां जहां बीजेपी पावर में नहीं है, वहां वहां वो ऐसा कर रहा है, जबरदस्ती स्टेट को प्रॉब्लम में डाल रही है। जैसे मानो क्योंकि झारखंड में बीजेपी पावर में नहीं है, झारखंड में जैसे वेस्ट बंगाल में भी काफी करप्शन हुआ है, काफी सारे लोगों को जेल में डाला गया। ठीक है, मिनिस्टर्स लोग काफी सारे जेल में हैं, एक्सेप्ट आवर चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आई होप उनके अगेंस्ट में कुछ ना मिले। ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो अपना पावर यूज करके अगर किसी स्टेट का किसी करप्टेड प्लेयर मतलब पॉलिटिशियंस को या मिनिस्टर को जेल में डाल सकता है, तो क्या स्टेट के पास पावर नहीं है? अगर जैसे मानो स्टेट का जो सीएम है, उसको तो पता है कि कहाँ क्या करप्शन है, तो क्या उसके पास पावर नहीं है कि वो किसी को जेल में नहीं डाल सकता? पॉइंट टू बी नोटेड। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई बीजेपी जबरदस्ती पीछे पड़ा है, तो फिर भाई जिस जिस स्टेट में करप्शन है, उस स्टेट का जो सीएम है, क्या उसके पास पुलिस नहीं है? क्या उसके पास पावर नहीं है? जो भी मिनिस्टर प्रॉब्लम करता है, आप उनको जेल में नहीं डाल सकते। इसके मतलब क्या है? दाल में कुछ काला है। ठीक है, सिंपल बात है। मतलब इसके लिए बहुत बड़ा ज्ञानी रॉकेट साइंस नहीं है ये चीज, कुछ तो है भाई। नहीं तो क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट, हो सकता है वो आज बीजेपी है, बट पावर है, उसका पावर यूज करके वो किसी को जेल में डाल रहे। स्टेट के पास भी तो पावर है, वो भी तो मिनिस्टर को जेल में डाल सकता था गलती के कारण। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस? स्टेट का गवर्नर गवर्नर स्टेट का गवर्नर, गवर्नर के पास पावर होता है, बट स्टेट का जो गवर्नर होता है वो बेसिकली सेंट्रल का ही एजेंट होता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि स्टेट का जो सीएम है, लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम किसका है? सीएम का। तो लॉ एंड ऑर्डर टूटेगा तो सीएम ही ना देखेगा कि भाई कौन करप्टेड मिनिस्टर है, कौन करप्टेड। वही तो बात कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब जरूर सीएम, जैसे कि झारखंड का सीएम घोटाले वाला है, वेस्ट बंगाल का इतना सारा मिनिस्टर जेल में चला गया, फूड मिनिस्टर जेल में, एजुकेशन मिनिस्टर जेल में, फिर तुम्हारा एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बीरभूम का, जो पूरा एकदम नॉर्थ मतलब मिडिल वेस्ट बंगाल को, मतलब मालदा मुर्शिदाबाद को पूरा कंट्रोल करता था। आप नाम भूल ही जाओ तो अच्छा है। ठीक है, पूरा का पूरा वो पॉलिटिशियन था, मिनिस्टर नहीं था, वो पूरा जेल में। ठीक है, तो इतने सारे लोग जो जेल में गया, तो क्या उसके लिए इस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है उनको पता नहीं था? तो फिर अगर तुम चोरी को सपोर्ट किए हो, तो इसका मतलब आप कुछ तो वो कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुम किसी को बोल नहीं सकते। क्या बोलेगा कोई? नहीं नहीं, सीएम अच्छा है, इनका मिनिस्टर खराब है, ये कैसे हो सकता है? अभी भी जो लोग टीएमसी सपोर्टर है, या अभी भी जो लोग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का सपोर्टर है, हो सकता है किसी का सपोर्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा सिंपल सा बात है भाई, अगर करप्शन को कोई चुपचाप कुछ बोल नहीं रहा है, तो फिर करप्शन को जो साथ दिया वो खुद करप्टेड होगा, तभी करप्शन को साथ दिया, नहीं तो करप्शन कभी हो ही नहीं सकता। ये तो सिंपल लॉजिक है, अब जिसको समझना है समझ जाए। इसके लिए कोई ये कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं था, सिंपल सा लॉजिक था। जो भी हो, अब अगर बीजेपी में भी प्रॉब्लम होगा तो बीजेपी में भी होना चाहिए। अगर किसी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर या कहीं पर भी वो करप्टेड है, तो बीजेपी को उसको भी सजा देना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं कि मैं सर हमेशा प्रो बीजेपी बात करते हैं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा देश अच्छा रहे, मैं देश को प्यार करता हूँ। जो देश को ठीक से चलाएगा मैं उसका सपोर्टर बनूंगा। कल राहुल गांधी देश को ठीक से चलाए, मैं राहुल गांधी का पैर पकड़ लूंगा। कोई दिक्कत नहीं।
बट वो तो यूथ लीडर है। हाँ, क्या यूथ लीडर है, दिख ही रहा है, बात ही नहीं कर पाता, यूथ का बात ही नहीं रख पाता, क्या यूथ लीडर, सिर्फ क्या यात्रा कर रहा है, अरे यात्रा करो, एक मुद्दा उठाओ, कम से कम मोदी को कुछ तो दिखाओ यार। अच्छा ठीक है, चलो, तो बात समझ रहे हैं सर, बेसिकली जीएसटी गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स है, किसी भी तरह से देश का रेवेन्यू ग्रो करना है, बिजनेसमैन से लेना है, तो बिजनेसमैन अपना रिटर्न देता है। अच्छा, इस चीज को समझाने के लिए मैंने लास्ट दिन मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर का एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल उठाया था कि भाई मैन्युफैक्चरर भी कुछ चीजें बनाएगा, ठीक है, फिर उसका जीएसटी होगा, जैसे मानो 1 लाख का चीज है, 18% का जीएसटी है, तो ये 18,000 टका मैन्युफैक्चरर जब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, सेल करेगा, तो मैन्युफैक्चरर ये 18,000 अपने पॉकेट से नहीं देगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर, हु इज द सप्लायर? थैंक यू, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ। ये जो जीएसटी ये लोग कलेक्ट करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट किया, तो अब वो जो फाइल करता है गवर्नमेंट को, तो उसको तो जब वो वापस जीएसटी करता है उसको वापस तो मिलता होगा ना? क्या जैसे जीएसटी जब ये लगाता होगा अपनी फाइल, जैसे कुछ रिटर्न नहीं मिलता होगा? रिटर्न में क्या मिलेगा? जो पैसा इसने दिया उसमें कुछ दिया, पूरा ही जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ता है उसको। ये जो भी 18,000 डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट करेगा, वो पूरा का पूरा ही उसको गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि ये पैसा तो उसका नहीं है भाई। लेकिन आप बोले कि आईटीसी का बात कर रहे हैं ना, हाँ, वही मैं आ रहा हूँ, वही मैं आ रहा हूँ। अब जैसे मानो कि ये 1 लाख का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को 1 लाख से गया, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये कितने का प्रोडक्ट हुआ? 1 लाख का। फिर 1 लाख के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट लगाएगा, तो इसने 11,200 प्रॉफिट चढ़ा दिया। ये नॉर्मल है, कोई भी कितना भी प्रॉफिट लगा सकते हैं, इसके बारे में लास्ट क्लास में डिटेल्स में बात किया था मैं। अब 1 लाख पे 11,200 का प्रॉफिट लगाया, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 1,11,200। 1,11,200 पे जीएसटी लगा 18%। करो कैलकुलेटर में, फटाफट करो सर, हाथ चलना चाहिए। 1,00,000 1,11,200 पे 18%, 20,000 20,016। अब डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोडक्ट पे जीएसटी लगा के बेच रहा है, सिंपल बात है, तो डिस्ट्रीब्यूटर ये जो 20,016 है किससे लेगा? रिटर्न। ये रिटेलर से कलेक्ट करेगा। हु इज द सप्लायर हियर? डिस्ट्रीब्यूटर इज द सप्लायर हियर। ध्यान से समझना बात को। तो अब रिटेलर रिटेलर ये जो 20,016 है, ये इसको देगा, डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर ये 20,016 गवर्नमेंट को देगा। बट जो तो सवाल कर रहा था उसका जवाब यहाँ पर है, वो मेरे को ये पूछ रहा था कि सर, कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर इससे पहले मैन्युफैक्चरर को 18,000 का जीएसटी अपने पॉकेट से दिया था, तो जो 18,000 का जीएसटी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को अपने परचेस के टाइम पे किया था, वो उसका इनपुट टैक्स कहलाता है। इनपुट माने परचेस, आउटपुट माने सेल्स। ये इसको आईटी करने में तो वापस मिल जाएगा, मतलब फाइलिंग करने में इसको वापस नहीं मिलता है, क्रेडिट मिलता है। वही चीज मैं लास्ट दिन समझाया था, मैं फिर से इसीलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। शायद मैं यही बात बोलते बोलते थक जाऊंगा और आप लोगों का कान पक जाएगा एक ही चीज बार बार सुनते सुनते, क्योंकि ये जीएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो हर क्लास में ही शायद बात हो जाए। 20,016 अभी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया अपने प्रोडक्ट परचेस के टाइम पे, और ये 20,016 डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट के घर में जमा करने के लिए रिटर्न फाइलिंग करेगा। लेकिन जब भी वो रिटर्न फाइल करने जाएगा, तब उसके पास ऑलरेडी 18,000 का क्रेडिट अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? क्रेडिट 18,000 का अवेलेबल। ये क्रेडिट क्यों है? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर का परचेस के टाइम का टैक्स अमाउंट है। तो रूल कहता है, जीएसटी का जो लॉ है वो कहता है कि आप परचेज के टाइम पे जो टैक्स पे करते हो और सेल के टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट करते हो, किसके बोल रहे हैं? सप्लायर को बोल रहे हैं। मैंने हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लायर मान के चल रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर जब सप्लायर है, उस टाइम पे उसने परचेस के टाइम पे, मैंने मैन्युफैक्चरर से जब उसने परचेस किया था, जो जीएसटी उसने पे किया था वो उसका आईटीसी है। और रिटेलर से कलेक्ट करके, मैंने रिटेलर को जब वो सेल कर रहा है, उस टाइम पे वो जो जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देने जा रहा है, गवर्नमेंट उसको बोल रही है कि भाई आओ हमें 20,016 टका दे दो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा नहीं नहीं सरकार, हम आपको अभी 20,016 नहीं दे सकते, 20,016 मैं अभी आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 18,000 का क्रेडिट है।
तो 20,016 से 18,000 माइनस करके 2016 इतना अमाउंट वो गवर्नमेंट को जमा करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में अब रिटेलर जिस प्रोडक्ट को 1,11,200 1,11,200 से परचेज किया, ध्यान से सुनना, जिस दाम पे 1,11,200 पे रिटेलर ने परचेज किया उस पे वो भी प्रॉफिट लगाएगा अपना। किसको बेचने के लिए? कस्टमर को बेचने के लिए, कंज्यूमर को बेचने के लिए, माने एंड कंज्यूमर, हम आप जैसे। अब ये जब इसमें प्रॉफिट लगाया तो इसका टोटल सेल प्राइस हो गया 1,35,840 रुपीज। प्लस करके देख लो, आराम से मिल जाएगा। इसके ऊपर 18% का जीएसटी लगा देगा। तो ये जो 18% का जीएसटी है, क्या ये रिटेलर अपने पॉकेट से देगा? कंज्यूमर से देगा, माने हम लोग ही पे करेंगे। तो कंज्यूमर ये अमाउंट इनको देता है और रिटेलर यहाँ पर कौन बन गया? अब रिटेलर ये अमाउंट गवर्नमेंट के घर में जमा करने के लिए जाएगा। गवर्नमेंट भी बोलेगा आ जाओ रिटेलर हमें पे करो, ठीक है। मुझे सानी देवाल वाला डायलॉग याद आ रहा है, पर कंज्यूमर तो गलत ही है। 24,451, ठीक है, आ जाओ रिटेलर 24,451 पे करो, किसको? गवर्नमेंट को। तो 24,451 जब गवर्नमेंट रिटेलर से मांग रहा है तब रिटेलर चिल्ला के बोल रहा है वेट गवर्नमेंट आई हैव अ क्रेडिट। कितने का क्रेडिट है? 20,016 जो रिटेलर ने अपना परचेज के टाइम पे पे किया था। तो 20,016 अमाउंट माइनस कर देगा, कितना होता है? 4,435, ठीक है। ये अमाउंट वो एक्चुअली गवर्नमेंट को पे करेगा। अब इंटरेस्टिंगली आपने एक चीज देखा, ये सारे के सारे B2B खेल था, माने मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, लेकिन लास्ट वाला केस B2C था। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर जो पे कर रहा है उसको कोई क्रेडिट वगैरह नहीं मिलता है और उसे रिटर्न फाइल भी नहीं करना होता है। इसे कोई फाइलिंग का कॉन्सेप्ट के साथ कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है। फाइलिंग का सारा कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर का। अच्छा, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट मतलब एग्जांपल के लिए मैन्युफैक्चरर का कोई आईटीसी एजम्पशन नहीं लिए थे। हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर की दूसरे किसी मैन्युफैक्चरर से कोई परचेज हो, ठीक है, तो उसका भी आईटीसी वो अवेल कर सकता है। जो सवाल अपना दर्ज साहब मुझे पूछ रहा था। सर सर्विस पे भी जीएसटी लगता है? हाँ, क्यों नहीं लगता? गुड्स, जीएसटी का नाम क्या है? तो गुड्स उसका एंड, हाईएस्ट रेट क्या है? हाँ 2080। सर्विस का। पर आप जैसे मेरी कंपटीशन कर रही तो हम लोग का एक्चुअली 18% रेट है। अगर हम लोग कलेक्ट करेंगे तो 18% का रेट है। ट्यूशन करना पड़ेगा। मैंडेटरी उनके लिए होता है अगर टर्नओवर उतना होता है तो। नहीं है या छुपाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। बढ़ा के कितने टर्नओवर कर ले? नहीं करते हैं, खान सर करोड़ों में कमाते हैं। मेरा बात नॉर्मल लोगों का बात कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट ये सब छोटा छोटा ट्यूशन टीचर को भी पकड़ने लगेगा, लेकिन छोटा छोटा होते होते वो बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो स्टूडेंट कलेक्ट कर लेगा स्टूडेंट से, तब मैंडेटरी, उसके बारे में बात करूंगा, वो भी है। ये एक्चुअली ट्यूशंस बोल के कुछ चीजें नहीं होता है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ, ट्यूशंस बोल के एक्चुअली में कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट नहीं है। द कॉन्सेप्ट इज प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब तुम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो या फिर तुम प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट कॉलेज में नहीं, बेसिकली वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। नॉर्मल वो सब कॉलेज जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं करता है, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल कैटेगरी में आ जाता है तो उसका भी एक्सेप्शनल रूल्स है, सब बताऊंगा जब हम लोग जीएसटी के बारे में सब बात करेंगे। सब चीज है, ये जो जीएसटी का पढ़ाई है ना, इसमें A to Z हर चीज डिस्कशन होता है, किसमें है किसमें नहीं है, हर चीज का केस स्टडीज करेंगे। तो आप लोगों को मतलब मैं तो पूरा कोशिश करूंगा कि कोई भी टॉपिक अनटच ना रहे, ताकि जिंदगी, क्योंकि मैं बार बार बोले ये रोजी रोटी का सवाल है। मैं पढ़ाता नहीं हूँ एग्जाम के लिए, मेरा मेन अटेम्प्ट एग्जाम नहीं है, मेरा अटेम्प्ट रोजी रोटी है। क्योंकि आप अगर रोजी रोटी के लिए सोचोगे तो एग्जाम छोटा सा नैया है, पार हो जाएगा। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। 50 का सोचोगे तो 20 में आउट हो जाओगे, 100 का सोचोगे तो 50 बच पाएगा। सही कि नहीं? 200 का सोचो तो हार्डली 100 बनेगा, है ना? तो जो जितना लंबा सोचता है, तुम अगर छोटा सोचोगे किसी भी तरह से एक 50 मार ले, देखा 15 में आउट होके आ गए। यही होता है ना, तो इसलिए टारगेट बड़ा करना चाहिए। छोटा टारगेट में इंसान छोटा रह जाता है, ठीक है। टारगेट बड़ा कर, कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज और गौर करो कि अल्टीमेटली
हमने जहां जहां जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया वो अल्टीमेटली पूरा बर्डन कस्टमर लेता है। ये जो मैन्युफैक्चरर का 18,000 था, डिस्ट्रीब्यूटर का 2016 था और रिटेलर का 4435 था, सबको जोड़ो 18 प्लस 2 20,016 और 4,435। अल्टीमेटली तुमने देखो लास्ट जो जीएसटी अमाउंट था ये जो इसके ऊपर 24,451 कस्टमर ये पूरा अमाउंट ही पे करता है, जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के घर में भी जमा होता है, यानी ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। क्लियर है सर? कस्टमर बलि का समझ गए आप लोग? समझदारों को इशारा काफी है। 28% तो ये तो सर लास्ट क्लास का ही डिस्कशन है, दोबारा बोल दिए, लेकिन अभी चलो थोड़ा डेप्थ में जाना है। इसमें कोई काम भी है? किसमें? हाँ इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो सब सॉल्व करवाए ना इस तरह का क्वेश्चन होगा एग्जाम में पूछते हैं आप अभी करा लो। ना। अभी सम्स नहीं करवाएंगे, जीएसटी में सम्स इज नॉट मेन पार्ट, जीएसटी में मेन पार्ट है सर प्रोविजंस। सम्स तो बच्चा भी कर लेगा, प्लस पूछता है कहते हैं। हाँ क्वेश्चन पूछता है। अभी देखो ना, अभी क्वेश्चन कराएंगे ना, क्वेश्चन कराएंगे अभी समझ में आया है। अच्छा देखो हम लोग अभी बात करेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी। तो जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन यही था जो लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था कि सप्लाई प्रूव होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। माने अगर एज पर जीएसटी लॉ, ध्यान से सुनना बात को, अगर एज पर जीएसटी लॉ कोई पर्टिकुलर मैटर सप्लाई नहीं है तो उसमें जीएसटी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जीएसटी चार्ज होने के लिए सप्लाई होना मैंडेटरी है। अब अगर कोई एज पर डेफिनेशन सप्लाई के कैटेगरी में नहीं आता है तो फिर हम उसे जीएसटी नहीं चार्ज कर सकते। तो बेसिकली सप्लाई के अंदर आपको मेन क्या चीज जानना पड़ता है? सप्लाई का मतलब क्या? सप्लाई फॉर ए कंसीडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। समझाता हूँ, ये लास्ट दिन भी मैंने लिखा था फर्दरेंस, लेकिन आज डिटेल्स में काफी बात करना होगा। एक्टिविटीज ट्रांजैक्शंस बिटवीन ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर कंसीडरेशंस। सर समझ में नहीं आ रहा है, बताऊंगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसीडरेशन वेदर आर नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ट्रीटेड एज सप्लाई। एक्टिविटीज माने बेसिकली कई बार ऐसे भी होते हैं कि बिजनेस फर्दर नहीं हो रहा है फिर भी उसे सप्लाई मानना पड़ता है। जीएसटी पढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, मेंटल पेशेंस, क्योंकि ये डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस कैटेगरी में बात करता है, थोड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना टफ नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑड लगेगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएंगे ये जो मन का ऑर्डिनेस है ये दूर हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में ना ये लैंग्वेज सुन के किसी किसी के मन में एक ख्याल आता है, ये भगवान क्या लैंग्वेज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग आगे देखना ये धीरे धीरे पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा, पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा, जैसे आपके घर के बगल में ही चल रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन बोल रहा हूँ। लेकिन क्या है ना, लीगल बातें भी तो थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा ही वर्ड आएगा ना। तो तब ये तो नहीं बोल सकते कि सर घर का बगल वाला मोहल्ला वाला लैंग्वेज तो यहाँ है नहीं। ऐसे चाहो तो मैं काफी इजी लैंग्वेज में भी क्लास खत्म करके निकल सकता हूँ, नहीं मैंने तो पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया। बट क्या है ना, मैं थोड़ा डिटेल्स में भी इसलिए जाना पड़ता है मुझे, क्योंकि आप लोगों को ये सब लैंग्वेज के साथ भी मुझे एट पार कराना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में जाके आप लोग बैठे रहोगे। Activities treated as supply even made without consideration. Activity is classified as either supply of goods or supply of service. Activity is treated as neither supply of goods nor supply of service. Concept of composite and mixed supply. ये सारे के सारे पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चन होता है, चिंता ना कर रहे बाबा। थ्योरी बेस्ड है। नहीं बोला ना, परसेप्शन मत बना, थोड़ा रुक जा। पेशेंस नाम का एक चीज होता है, ऊपर वाला जब बांट रहा था शायद लिया नहीं। ये सब हम लोग घर पे ना कभी कभी ऐसे झगड़ा होता है ना, तो जैसे मानो मैं भाई 3 दिन रहते हैं, तो हम लोग कभी कभी जैसे मेरा थोड़ा पेशेंस है, लेकिन कभी कभी मैं भी पेशेंसलेस हो जाता हूँ। तो फिर मैम मेरे को बोलते हैं ऊपर वाला जब बांट रहा था तो पेशेंस नहीं लेने गया था, इसलिए नहीं मिला होगा। हाँ पेशेंस। अच्छा अच्छा, एक बात और यहाँ पर देखना, नोट्स जब मैं शेयर करूंगा आपको ना काफी सारे डेफिनेशंस भी पढ़ा जाता है। जैसे मानो रिसेंटली मैंने आप लोगों को इंडिया का डेफिनेशन नहीं दिया इनकम टैक्स क्लास में, ये देखो यहाँ पर इनकम टैक्स का जीएसटी में भी डेफिनेशन दिया है। इंडिया क्या है, इनकम टैक्स में भी बात हुआ ना, तो मैं अभी डेफिनेशन पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ,
ये सब थोड़ा सा आप लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा पढ़ लेने के लिए। क्यों? अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि सर अगर जैसे मानो सप्लायर, हम लोग बार बार सप्लायर पे बात कर रहे हैं, इंडिया पे और बात नहीं करूंगा। क्यों? ऑलरेडी इनकम टैक्स में कर चुके हैं। सप्लायर के बारे में देखो डेफिनेशंस में कह रहे हैं जीएसटी एक्ट में, इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विस और बोथ shall mean the person supplying the said goods or service or both and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier in relation to the goods or service or both supplied। सर मतलब सिंपल है, ये लीगल भाषा में लिखा है, ये लीगल लैंग्वेज में लिखा है। क्या मतलब है कि जो बंदा गुड्स या सर्विस बेचता है वो तो सप्लायर है ही, और अगर कोई उसके बिहाफ में कोई एजेंट भी बेचता है वो भी सप्लायर है। ये मोहल्ला वाला लैंग्वेज हो गया। जो गुड्स या सर्विस बेचता है वो भी सप्लायर है। इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विस और बोथ शैल मीन द पर्सन सप्लाइंग द सेड गुड्स एंड सर्विस और बोथ एंड शैल इंक्लूड द एजेंट एक्टिंग एज सच ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर। मतलब मेरा प्रोडक्ट अगर मैं एजेंट के थ्रू से बेचता हूँ, उसको कमीशन देता हूँ, तो उसका मतलब है कि वो मैं ही बेच रहा हूँ। एजेंट माने क्या होता है? मानो कि मेरा एक दुकान है, उस दुकान में मैं कुछ सामान, जैसे मानो ये जो मॉन्जिनीस का केक या मियाँ मोरे या जो भी बिस्क फार्म, ज्यादातर केस में ये सब आउटलेट जो होते हैं ये फ्रेंचाइज बेस्ड होते हैं, या और मोमो, ठीक है, फ्रेंचाइज बेस्ड होते हैं। अभी जैसे मानो केस्टपुर में जो ये सामने वाला वाह मोमो है, मुझे एकदम बेकार लगता है, पता नहीं क्यों। यहाँ का दूसरी जगह में खाया बट ये लोग अच्छा नहीं बनाता शायद, ठीक है। बाकी दूसरी जगह में भी खाया बट ये केस्टपुर वाला जो वाह मोमो है मेरे को अच्छा लगता है, आई डोंट नो भाई, जो भी हो। तो पॉइंट इज दैट अब मैं अगर मानो, मैं क्यों ये बात कहा मैं आपको बताता हूँ। वाव मोमो का जो केस्टपुर वाला ब्रांच है, ये वाव मोमो का ही एक आउटलेट माना जाएगा क्योंकि वो उसी का ब्रांड नेम यूज करता है। लेकिन मानो कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस केस्टपुर वाला वाव मोमो में अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब मैं केस्टपुर का वाला वाव मोमो का मालिक को दोष दूंगा कि वाव मोमो को दोष दूंगा? नहीं, मेरे को क्या पता, ये तो मैं थोड़ा नॉलेजेबल हूँ, मेरे को पता है कि ये फ्रेंचाइजी में चलता है। नॉर्मल लोगों को क्या पता कि कौन इसका मालिक कौन है, वो तो वही सोचेगा वाव मोमो का मालिक जो वही इसका मालिक है। मेरा पर्सपेक्टिव तो थोड़ा मतलब ये कोई नहीं सोचेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि वो फ्रेंचाइजी ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। तो कई बार ऐसा मानो कि किसी को सड़ा हुआ चीज बेच दिया, तो लोग बोलेगा भाई देखो वांगो में सड़ा हुआ चीज बिकता है, परसेप्शन बन जाता है। बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए अगर कोई एजेंसी लेके भी काम कर रहा है ना, तो यही माना जाएगा कि मेन सप्लायर ही बेच रहा है। समझे कि नहीं बात को? और ये कहां पर बोला गया है? जीएसटी एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 105 में बोला गया है। सर सेक्शन याद करना पड़ेगा? हाँ सर, जब लिखोगे लिख लिख के पढ़ोगे, सेक्शन का जितना नॉलेज आपको रहेगा तब जाके आप प्रोफेशनल कहलाओगे। एग्जाम में अगर टॉप करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो प्लीज मेरे को बार बार मत पूछा करना कि सर सेक्शन याद करना है कि नहीं, मतलब करना पड़ेगा। लॉ में सेक्शन के साथ नॉलेज रखोगे तो एग्जाम में सुविधा होगा। अच्छा, एग्जाम में गलत सेक्शन मत लिख देना। अगर सेक्शन याद नहीं है तो डोंट पुट रॉन्ग सेक्शन। क्या लिखना? रेलिवेंट सेक्शन। ट्रिक्स है लिखने का तरीका। क्या लिखोगे? रेलिवेंट सेक्शन। अगर मानो ये सेक्शन याद नहीं आ रहा है, सेक्शन 2 याद आ रहा है, 105 भूल गए, हो सकता है, ठीक है, तो क्या लिखोगे? एज पर सेक्शन 2 एंड रेलिवेंट सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, कहाँ बोला हुआ है, जरूरी होता है। क्यों? अब आप बोलोगे सर क्यों सेक्शन याद रखना पड़ता है? क्योंकि लॉ एक प्रूफ बेस्ड सब्जेक्ट है। माने जैसे हम लोग कभी भी देखना कोर्ट में केस चलता है तो किसी मुद्दे पे बात होता है कि भाई, जैसे मानो ये जो, चलो आज का पेटीएम का केस ही देख लो आप। आज का अगर पेटीएम का केस देखो कि पेटीएम ने गलती क्या किया, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये बिजनेस लॉ वाला केस नहीं है, सेबी लॉ वाला केस है। ये नॉर्मली मैं सेबी लॉ में सीएस वाले को पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तब फिर से बात करूंगा सर, स्पेशली जो लोग सीएस पढ़ते हो। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पेटीएम का आज का गलती है।
जिसके कारण पेटीएम का शेयर गिरा है। देखो लॉ का इम्पैक्ट देखो क्या लिखता है। अब ये टैक्स बिजनेस जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि सेक्शन का इंपॉर्टेंस देखो। डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसको हम लोग एलओडीआर बोलते हैं। एलओडीआर रेगुलेशन 2015 माने बेसिकली पेटीएम ने कंप्लायंस रिलेटेड प्रॉब्लम किया एज पर सेबी रेगुलेशंस। माने उसको जो फाइल जमा करना चाहिए था, जो डेटा मेंटेन करने के लिए बोला था, जो रिटर्न फाइल करने के लिए बोला था पेटीएम बैंक, नॉट पेटीएम, इट्स पेटीएम बैंक, वो प्रॉपरली उसने नहीं किया। तो इसमें देखो यही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, द कंपनी वुड लाइक टू अपडेट दैट इट हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय इट्स एसोसिएट एंटिटी, एसोसिएट एंटिटी माने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, that the Reserve Bank of India, while its press release dated January 31, माने कल का डेटा 2024, has given it further direction under section 35A of the Banking Regulations Act। देखो यहाँ पर ये बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट बीआर एक्ट है, ये आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, फाइनल लेवल में है, किसी किसी केस में एग्जीक्यूटिव लेवल में भी बीआर एक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है, और किसी सीएसईएमए के केस में फाइनल में पढ़ा जाता है। पढ़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है, छोड़ के नहीं जा सकते, ये सब लॉ में पकड़ होना चाहिए, नहीं तो काम कैसे करोगे। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज दिखा रहा हूँ। आज पेटीएम का शेयर 20% में गिर गया, फ्रीज हो गया, सेलर बाई माने तो जो सेलर है वो सेल नहीं कर पा रहा है बिकॉज देयर इज नो बायर, सब रो रहा है। मैंने एक तरह का नॉर्मल बात है, रो नहीं रहे, मतलब बेसिकली एक मन में एक चोट है, भाई क्या होगा अगर फिर गिर जाए तो फिर पैसा बर्बाद है, इस तरह का एक सिचुएशन। और ये आरबीआई का एक सेक्शन का प्रोविजंस के कारण हुआ है। अगर ये सेक्शन ना होता तो आज पेटीएम का शेयर ना गिरता, ये सेक्शन ना होता तो पेटीएम का शेयर ना गिरता। अब आप बोलोगे सर सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट, समझेगी नहीं? हाँ, बस इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए बोला। अब ये 35A का डायरेक्शन बीआर एक्ट का डायरेक्शंस फॉलो नहीं किया, तो फॉलो नहीं किया तो बम्बू दे दिया, रिपोर्ट दे दिया पूरा, और ऐसा रिपोर्ट दिया कि शेयर का हालत देखो, रोने लायक हालत है। सुबह से सब सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, मैं भी ग्रुप में पोस्ट किया, इवन पर्सनली भी। देखो थोड़ा सा दुख करो ना, क्या दिक्कत है? 150 ये देखो 761 चल रहा था कल मार्केट क्लोज के टाइम पे, वो मार्केट ओपन होने से पहले ही गिर गया है। 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, किसी को और मौका ही नहीं मिला। 5 को 5 बजे न्यूज आया था, मेरा दोस्त तुरंत मेरे को भेज, ये एकदम यहाँ से गिर के यहाँ, फिर चुपचाप ट्रेड लाइन। वैसे एक सेक्शन के कारण। अब आप फिर भी अगर आप बोलोगे कि सेक्शन याद रखना है, अब आप देखो आगे जाके जब आप लोग कंप्लायंस का काम करोगे, ये सब काम कौन करता है सर? सीएससी सीएमए ही तो कर सकता है, और कौन कर सकता है? ये जो रेगुल बताइए, जो देखो कौन है, देखो किसने किया, देखो ये किसने पोस्ट किया? सुनील कुमार बंसल कौन है? कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर पेटीएम का। बात समझ में आ रहा है? तो अब लोग बोलोगे कि सेक्शन याद रखना है। नहीं, मैं दिखा देता हूँ भाई, नहीं तो बाद में ना लोग बोलता है नहीं, देखो मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, सच्चाई के साथ रूबरू कराना भी है। अब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में अगर आपने कभी चीजों को समझा ही नहीं, तो वो सिलेबस कंप्लीट का कोई मतलब ही नहीं। सिलेबस कंप्लीट में क्या लगता है? शॉर्ट नोट बना के लाऊंगा, एक के बाद एक चैप्टर खत्म करूंगा, 5 दिन में 5 चैप्टर खत्म, जाओ घर जाओ, मॉक टेस्ट ले लेंगे, ठीक है, दिखाने के लिए, खत्म। भाई तुमने सीएस पढ़ने, क्यों इतना लोग ड्रॉप आउट होता है प्रोफेशनल कोर्स में, जानते हो? कि उसने कभी पढ़ाई को समझा ही नहीं। अगर समझेगा ना तो कभी ड्रॉप आउट होगा ही। कितना लोग, 100 लोग एग्जाम में बैठते हैं, 10% पास करते हैं, 90 लोग फेल करता है, उसमें से और 10% कंटिन्यू करता है, 80 लोग छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि यही चक्कर है, कभी किसी ने समझने का कोशिश ही नहीं किया। जो अब किसके अंदर कौन सा फैमिली इतना है जहां पर घर घर में चार्टर्ड है, घर घर में कंपनी सेक्रेटरी है, घर घर में कॉस्ट अकाउंटेंट है, जो समझाएगा कोई? इतना संख्या कितना है? और अगर टीचर अगर कोर्स खत्म करके अगर ये सब भाषण मारना चालू कर देगा तो सिलेबस खत्म में देरी हो जाएगा। फिर मैं थोड़ा बता देता हूँ स्टार्टिंग में, आगे जाके ये सब बात और नहीं हो पाएगा। जो भी हो, आप लोग समझ रहे हो, किस्मत है मेरा।
चलो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, हेडिंग कर दो कॉपी में, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ द जीएसटी एक्ट। पूरा नोट लिखने का जरूरत नहीं है, पर सेक्शन को कॉपी में नोट डाउन करो। सर जो लोग ऑनलाइन में हो, बात समझ में आ रहा है? हाँ, नील, बर्मन, बोलो सर। कोनिका, प्रिया, यस सर। वाह इतना जोर से बोला। अभिजीत, हो जाए अच्छे तो? यस सर। हाँ सर। थैंक यू सर, है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो सप्लाई का कॉन्सेप्ट कहां पर बोला गया है? सेक्शन 7 में। या अभी लिख लिया ना, देखना याद रहेगा। जो चीज लिखोगे नहीं, ये अनदर एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो चीज लिखोगे वो ज्यादा याद रहता है, और जो कम लिखोगे या नहीं लिखोगे वो याद ना रहेगा। एग्जाम में बोलोगे सर पता था, फिर भूल गया, फिर छूट गया। क्यों? क्योंकि तुमने उसको लिखा ही नहीं कभी, प्रैक्टिस नहीं किया। और प्रैक्टिस माने सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस माने लिखना। आपको पता है एक साइंस, जो चीज हम पढ़ते हैं उस चीज को जब हम लोग लिखते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज क्रिएट होता है। जैसे जब हम लोग फोटो खींचते हैं, फोटो फोन के मेमोरी में सेव होता है। तो बेसिकली वो जो फोटो खींचने के टाइम पे, मतलब जो फोटो क्लिक हो रहा है वो लिख रहा है अपने मेमोरी में। सिमिलरली जब हम लोग लिखते हैं तो वो मेमोरी में क्लिक की तरह काम करता है, मैंने वो क्लिक होके मेमोरी में बैठता है। पुराने जमाने में तो फोटो नहीं होता था सर, तो लोग लिख के या ड्रॉ करके ही हर चीज को याद करता था। ये जो आज स्पेशली हिंदू फैमिलीज के घर घर में जो भगवान का छवि होता है, ये छवि पुराने जमाने में भी था, तब फोटो नहीं था, कैमरा नहीं था। तो उस टाइम पे लोग फोटो कहाँ से मिला? एक ये फोटो का भी एक कहानी है। ये जितना भी भगवान का मूर्ति देखते हो, मतलब बेसिकली फोटो देखते हो, ये सब साउथ इंडियन लेडीज है। कैसे पता? क्या था कि पुराने जमाने में एक प्रॉब्लम था, वो जात पात के कारण वो ब्राह्मण वैश्य ऐसा एक डाइवर्जन किया था। तो उसके चक्कर में क्या था कि जो समाज के पिछड़ा वर्ग होता था उनको मंदिर जाने का मौका नहीं मिलता था। ये बेसिकली ब्रिटिश या बाकी लोग डिवाइड एंड रूल खेला था। तो फिर ये राजा रवि वर्मा बोल के साउथ इंडिया का ट्रेवल करके एक राजा था, वो बहुत अच्छा ड्राइंग करता था। तो उसने एक काम किया कि भाई ठीक है, तुम भगवान को दर्शन करने अंदर नहीं दोगे पिछड़े हुए लोगों को, तो एक काम करते फोटो बनाते हैं। फोटो बना के आम लोगों पे बांट दिया और उसी को लोग पूजना चालू कर दिया। ऐसे हमारे भारत, हाँ এইখান থেকেই কনসেপ্টটা এসছে। মানে বেসিক্যালি তখন সাধারণ মানুষও পুজো করতে পারলো, ভগবানকে দেখতে পেলো। মানে একটা নর্মাল মানুষকে কি আর ওরকম বোঝানো যায়? परम ब्रह्म ये सब बुझबे ना लोग के। उसके सामने एक मूर्ति रहेगा, वो अपने दादा दादी की तरह उसको भी मानेगा। नॉर्मल लोगों का बात कर रहे हैं सर, ठीक है? पढ़ा लिखा लोगों का बात, पढ़ा लिखा लोगों को पता है कि भगवान क्या चीज है, ठीक है? हमारे देश में कल्चर है कि कंकड़ कंकड़ में शंकर, माने हर चीज में भगवान बसते हैं, मतलब वो निराकार होता है। और चलो मैं स्पिरिचुअल ज्ञान में नहीं जानना चाहता, जो भी हो। बेसिकली इस इमेज के बारे में बात कर रहा था। जो भी आप ड्राइंग करोगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पिक्चर में बैठ जाता है सबकॉन्शियस में, और ये सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर होगा तो ऑटोमेटिकली याद रहेगा। इसलिए जिनका लिखने का आदत नहीं है वो आदत डालो, मैं उनके लिए ही बोला स्पेशली। नहीं, हर चीज का प्रूफ देना पड़ता है, प्रूफ नहीं देंगे तो बंदा समझता नहीं है। प्रूफ के लिए मेरे पास ऐसे बहुत सारा चीज है, सारा दिन बैठ जाओ इतना प्रूफ देंगे खत्म नहीं होगा। सेक्शन 7 सेक्शन 8 लिख लिया, आप फेडरल भी लिख लिया। हाँ लिखना है, सारा लिखना है। सेक्शन 7 में मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में बोला है। लिख लो फटाफट, ये 4-5 पॉइंट लिख लो। लिख रहे हैं आप लोग भी? हाँ ऑनलाइन सर। वाले लिखो सर, लिखो। मैं तो किससे कहानी बोलते बोलते पढ़ा देता हूँ, बीच बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो जाता है। वही अच्छा है, मैं क्लास में सर बोर हो नहीं तो मेरा तो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट कम है ना, कि आप लोग मैथ करते रहोगे, मेरे को समझाना पड़ता है। बीच बीच में थोड़ा कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, जात पात कर लेते हैं। यूट्यूब पे देखना, जितना कंट्रोवर्शियल वीडियो उनका ही सब्सक्राइबर ज्यादा,
उनका ही व्यूज ज्यादा। तुम अच्छा बात करो, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं भी सोचता हूँ यूट्यूब में कंट्रोवर्सी डालूंगा। एक बार डाला था, पाकिस्तान से फोन आ गया था, सीरियसली, सुबह 6 बजे व्हाट्सएप कॉल। हाँ, पाकिस्तान में उनका ये खराब हो गया था, इकोनॉमी खराब हो गया था, तो फिर वो आया, कर्जा हो गया था, पूरा बेल आउट हो गया था, IMF ने भी पैसा देने के लिए मना कर दिया। फिर 5 बिलियन दुबई से मिला, चाइना ने कुछ दिया, तो उस टाइम पे आटा का दाम हो गया था 300 टका केजी पाकिस्तान में। ठीक है। तो मैं इकोनॉमी का एक क्लास था, तो उसमें मैं क्या किया, पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर क्लास में बोला था, उसको मैं कट किया। कट करके फिर वो एग्जाम्पल भी मैं क्लास में देता रहता हूँ, अपडेट चीजें। और उसी पॉइंट के ऊपर मैंने क्या किया, मेरे क्लास के साथ में बैकग्राउंड में एक म्यूजिक दे दिया। वो एक कोई गाना था हिंदी मूवी का, शॉर्ट बना के, वो हिंदी मूवी का एक गाना था। गाना ये था सर, वो मैं तो लुट गया, ऐसा कुछ एक था। ठीक है, मैं भूल गया, गाना भूल गया, बट गाना जो था ना, जो भी पाकिस्तानी सुनेगा, वायरल हो रहा था। सीरियसली, मतलब नॉर्मली मेरा वीडियो भी उतना वायरल नहीं होता है, क्या होगा, उतना सब्सक्राइबर ही नहीं है। तो मैं देखा कि डालने के बाद जैसे ही मैं डाला, 20, 30, 40, 50 और मैं हैशटैग पाकिस्तान ऐसे करके दे दिया था। मैं मैम को बोला था कि तुम देखो मैं इसको डाल रहा हूँ, फिर देखना सब्सक्राइबर क्या होगा, व्यूज देखना। तो मैम मेरे को बोल रहा है ये सब मत कर, ये सब मत कर, और मैं सच में किया। फिर भाई भी था, हमें देख तो अभी 25, 30 की, देखते देखते 150, 1 घंटा नहीं हुआ 150 व्यूज हुआ उस पर्टिकुलर शॉर्ट्स में। फिर कमेंट आना चालू हुआ। ठीक है, कमेंट आना चालू हुआ, फिर मैं थोड़ा सा डर गया। हाँ, मैं सोचा भी कंट्रोवर्सी हो रहा है, छोड़ो यार, इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। फिर सुबह पाकिस्तान की कॉल, नंबर चेक किया ट्रू कॉलर में, उठाया ही नहीं। फिर मैम बोला कि तुमको व्यूज सब्सक्राइबर की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। भगवान ने जो, मैम डांट देते हैं मुझे, तुमको जो काम सौंपा गया वो करो, कंट्रोवर्सी मत करो। एक बार बांग्लादेश से मैसेज आया था। अरे वो मैं वीडियो में बोला था कि बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था, अलग हो गया। वो बंदा मेरे को मैसेज करके बोलता है बांग्लादेश कभी भी भारत का पार्ट नहीं था, ऐसा करना आतंकवादी संगठन था। पूरा कमेंट, फिर सब कमेंट को डिलीट किया। चैनल की शुद्धि। मेरे को गाली गलौज कर रहा था। और क्या करेगा और क्या करेगा। अब मैं तो ध्रुव राठी नहीं हूँ जो फॉरेन में बैठे बैठे वीडियो बना। जिगरा है तो इंडिया में रह के वीडियो बना के दिखा, फिर देखते हैं। हो गया, चलो सेक्शन 7 में मीनिंग एंड हाँ स्कोप सर। ऑफ सब। ओके सर, थैंक यू। चलो आप लोग मेरा ये सब फालतू का गप्पे सुनते सुनते लिख लिया। सेक्शन 7 में मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 8 में टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। इसके बारे में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कंपोजिट मिक्स सप्लाई में मैं आगे आगे बात करूंगा, अभी नहीं करूँ, फिर भी एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे हम लोग राखी में सेलिब्रेशन पैक खरीदते हैं ना, सेलिब्रेशन पैक के अंदर बहुत सारा चीज होता है, चॉकलेट भी होते हैं, दूसरे चीज भी हो सकता है। तो वो मिक्स सप्लाई है, माने वो अलग अलग मिक्स प्रोडक्ट को मिला के एक पैकेट बना के बेचा जा रहा है। या फिर जैसे दिवाली के टाइम पे वो गिफ्ट देने का एक कॉन्सेप्ट होता है ना सर, ड्राई फ्रूट्स या मिठाई सब मिला जुला के एक पैकेज करके। हाँ। राजस्थान में इस बार गजब हुआ, हर कोई हर किसी को सोन पापड़ी दे रहा था। वही सोन पापड़ी। फिर तो राजस्थान में इस बार गजब हुआ, बोले कुछ भी करना सोन पापड़ी बंद। गजब हुआ, जो भी हो। तो बेसिकली जब पैकेज बना के चीजें को एक साथ एक बना के करते हैं, तो इसमें किस प्रोडक्ट का जीएसटी लगेगा। जैसे क्रिसमस में भी होता है ना, जैसे मानो उसमें सेंटा टोपी या केक सब मिला जुला के। अब मानो सेंटा टोपी एक दूसरा प्रोडक्ट है, क्रिसमस ट्री एक दूसरा प्रोडक्ट है, उसका केक जो है वो दूसरा प्रोडक्ट है। तो इस तरह का जब मिक्स करके प्रोडक्ट को बेचा जाता है, तो उसमें किसका जीएसटी अप्लाई करें। तो ये सब चीजों को कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई में डिस्कस किया जाता है। सबका तो नॉर्मली ये आगे डिस्कस करूंगा मैं। नॉर्मली जिसका रेट हाईएस्ट होता है वो पूरा पैकेट में लग जाता है।
किसी का 28 लग जाएगा, 18 नहीं ऐसा नहीं, मैक्स। मैक्सिमम जिसका है वो पूरा पैकेट में लग मैं जाएगा। तो बोला मैं, जैसे अगर एक प्रोडक्ट का एक का 18 है, एक का 5 है, 12, ठीक है, एक का 28 है, लेकिन जब पैकेट बन जाएगा जो हाईएस्ट है उसका आगे डिस्कस करेंगे, और भी डिटेल्स है, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, सब बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन पहले ये सब कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। शेड्यूल 1 जो है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3, ये बात ध्यान से सुनना, बहुत आगे काम आएगा। शेड्यूल 1 जो है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसीडरेशन, पॉइंट टू बी नोटेड। शेड्यूल 1 में उस चीजों के बारे में बोला गया है, नॉर्मली सप्लाई होने के लिए कंसीडरेशन होना जरूरी है, ये बात मैंने लास्ट दिन क्लास में लिखाया था। कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन माने समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न माने जैसे हम लोग कोई चीज खरीदते हैं तो बदले में पैसा देते हैं, तो चीजें खरीदा पैसा दिया, तो ये क्या हो गया? कंसीडरेशन हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होता है जहां पर बिना कंसीडरेशन का भी सप्लाई को सप्लाई माना जाता है, उसका भी मैंने लास्ट दिन लिस्ट लिखाया, जो लोग क्लास की हो देखो, लिस्ट लिखा हुआ है, डिपार्टमेंटल सप्लाई, देखो नेगेटिव लिस्ट बोल के लिखा होगा, नहीं है? क्या बात करते हो? ए लिखा ही नहीं, कोनी का लास्ट दिन एडकॉम की जो लिखा ही नहीं। अब बात किए थे, अब स्टेटमेंट लिखा थे कि सप्लाई क्या होने से सप्लाई हो, दिखा रहा है क्या? ये देखिए, ये सप्लाई जैसे सप्लाई शुड बी गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई शुड बी हम लोग सारा बात कॉपी नहीं किए हो। नहीं, आप जो लिख रहे बोले, आप जो लिखने बोले थे हम लोग आपने कंसीडरेशन का बात की। सिर्फ बात की है, हाँ। लिखा है नहीं, ठीक है, ठीक है। तो कभी क्लास शेयर कर दो, डोंट वरी, चिंता करते हो तो सब चिंता दिन चला गया, बंधुत्व के खाता जुगाड़ करे पड़ता है, वो सब दिन नहीं, अब लोग डिजिटल हो चुके हैं, सब है, ठीक है। वो हम लोग के टाइम पे था, दोस्त के घर में जाके क्या कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज बात करेंगे सर कि बिना कंसिडरेशन का सप्लाई, मैंने बेसिकली नॉर्मली कहते हैं बिजनेस क्या होता है, हमेशा कंसिडरेशन पे होगा। फ्री में कौन बिजनेस करता है भाई? फ्री में बिजनेस थोड़ी होता है, फ्री में चैरिटी होता है, फ्री में बिजनेस नहीं हो सकता, फ्री में चैरिटी होता है, फ्री में बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस होगा तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी होगा, कंसिडरेशन होगा। तो जीएसटी भी कंसिडरेशन में ही नॉर्मली लागू होता है, बट शेड्यूल 1 में वो सब चीजों के बारे में बोला गया है जहां पर बिना कंसिडरेशन के भी हम लोग उसको सप्लाई मानेंगे, मैं आगे डिस्कस करूंगा। शेड्यूल 2, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विस। माने एकदम सिंपल बात है कि किस सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस को ट्रांजैक्शंस पे ट्रीट करेंगे, माने एकदम नॉर्मल बात जो डे टू डे होता है। और शेड्यूल 3 जो है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन व्हिच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई और गुड्स एंड नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। माने ट्रांजैक्शंस तो हो रहा है पर उसे ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ट्रांजैक्शंस है, लेन देन है, पर सप्लाई नहीं माना। जब बोल रहे हैं तो आगे डिस्कस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। किताब में दिया है, जीएसटी लॉ के अंदर है, पढ़ना तो पड़ेगा, छोड़ के कहाँ भागे सर। देखो अच्छा, अब धीरे धीरे इसको एनालिसिस पे चलते हैं। द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई इज कंटेन्ड इन सेक्शन 7 इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है, एंड डज नॉट डिफाइन द टर्म एग्जॉस्टिवली, इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ सप्लाई इन एन इंक्लूसिव मैनर। इसमें क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 माने सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज ए में बोला है, ऐसे पढ़ सकते हो, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ऐसे भी पढ़ सकते हो। लिखने के टाइम पे क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 7 इधर बोला है, फिर इधर बोला क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1, माने बेसिकली सेक्शन 7 के अंदर जो क्लॉज सबसेक्शन 1 है और उसके पास जो ब्रैकेट में क्लॉज है, इस तरह से पढ़ा जाता है। माने मेन पॉइंट को सेक्शन बोलते हैं, सेकंड में ब्रैकेट जो है उसको सबसेक्शन कहते हैं, उसके बाद अगर ब्रैकेट है तो उसको क्लॉज कहते हैं, इस तरह से। आगे नहीं, चैप्टर आता, चैप्टर आता आ सकता है, मैंने अगर कोई चैप्टर होगा तो चैप्टर बोलते हैं। शेड्यूल का शेड्यूल मेनली लॉ के लिखा, जैसे ये हम लोग अभी बात किया ना, शेड्यूल 1 2 3, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, ठीक है। मेन लॉ सेक्शन वाइज ही पढ़ा जाता है। आप लोगों को एग्जाम में मेनली सेक्शन पता होना चाहिए और शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी एक्ट के अंदर शेड्यूल बनाए गए, शेड्यूल 1 2 3, ठीक है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में क्या बोला है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम करेगा।
अब क्या है सर, क्या आप बोलते हैं कि बट द लीस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, दिस इज द फर्दर सब्सटेंशिएटेड बाय द यूज ऑफ द वर्ड सच एज इन द डेफिनेशन। सच एज माने एग्जांपल, माने ऐसा ऐसा हो सकता है। अब क्या कहता है, provisions of scope of supply under CGST Act have also been made applicable to IGST Act section 20 of IGST। माने एक्चुअली देखो, अब कंफ्यूजन करने के लिए कितना बात करता है। ऐसे तो हम लोग जो जीएसटी पढ़ रही है बेसिकली सीजीएसटी एक्ट पढ़ रही है, हम लोग जो एक्ट पढ़ रही है सीजीएसटी एक्ट है, लेकिन हम सबको पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और एक भी होता है अगर स्टेट के जगह यूनियन टेरिटरी हो तो यूटीजीएसटी भी कहा जाता है। यदि सिर्फ स्टेट ना है, যেমন ধর अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ को किनारे चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी में है, बट वो उसका अलग से स्टेट लेवल का कॉन्सेप्ट काम हो जाता है। दिल्ली दिल्ली भी यूटी है, पर उसका अलग से जीएसटी लॉ है, उसमें भी स्टेट जीएसटी लगता है। दिल्ली भी यूटी में आता है, चंडीगढ़ भी यूटी में आता है, बट उसके लिए अलग स्टेट लॉ काम कर जाता है, वो स्पेशल प्रोविजंस करके दिया गया। बट जो एकदम प्योरली मतलब यूनियन टेरिटरी है, वहां पर यूटी जीएसटी भी लागू हो सकता है, माने होता है बेसिकली। तो मेनली ऐसे ही बोलोगे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब 3 तरह का जीएसटी हो गया, तो सबका अलग अलग एक्ट है। हम लोग मेनली सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग सेंट्रल लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं। आगे जाके जब स्टेट के लेवल में काम करोगे तो कहीं पर आपको एसजीएसटी एक्ट भी करना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर इतना डिटेल्स में पढ़ने का क्या है, सर नॉर्मली एक्ट का कॉन्सेप्ट सीजीएसटी में जो लिखा हुआ है या आईजीएसटी में जो लिखा हुआ है एक ही है ऑलमोस्ट, लेकिन स्टेट के पास भी कुछ पावर है ना हमारे देश में, तो स्टेट भी अपने पावर के अनुसार थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है। तो जब तुम स्टेट के लिए काम करोगे तो तब तुम्हें वो स्टेट जीएसटी में भी जानने का जरूरत पड़ता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन हम लोग ये सीए सीएमए के पढ़ाई में, ये सेंट्रल लेवल पढ़ाई है, तो पढ़ाई के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सारा चीज पढ़ लेंगे। लेकिन आगे जाके अगर आपको कभी स्टेट का काम करना पड़े तो एसजीएसटी का एक्ट मिलता है, उसको देख के एक बार पढ़ लें। कॉन्सेप्ट एक ही है, बोलने का तरीका भी सब सेम है, बट कभी कभी पढ़ना। तो यहाँ पर ये चीज बोला है कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आईजीएसटी एक्ट में भी सेक्शन 20 में बोला, बस इतना सा बोल दिया। अच्छा, अब चलो मेन पॉइंट पे आते हैं। द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, हो सके तो फटाफट लिख सकते हो, मेरा बात सुनते सुनते मेन पॉइंट शॉर्ट में लिख सकते हो। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 में बोला, ये तो आपको पता है। एक सप्लाई को प्रॉपरली होने के लिए कुछ पैरामीटर फुलफिल करना पड़ता है। पहला पॉइंट, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सप्लाई हमेशा गुड्स एंड सर्विस का होना चाहिए। सप्लाई शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन, सप्लाई हमेशा समथिंग इन रिटर्न में होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। एंड पॉइंट 3, सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। माने आपका जो सप्लाई होगा ये हमेशा बिजनेस के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिखो सर, डिटेल्स में लिखने का जरूरत नहीं है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सप्लाई ऑफ मेड फॉर कंसिडरेशन, सप्लाई शुड बी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। माने अगर आप बिजनेस के लिए सप्लाई कर रहे हो तो उसी सप्लाई को हम लोग सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है सर, या फिर आप इस तरह से भी देखो। लास्ट पॉइंट क्या था? हाँ, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऐसे गुल्लक बना के भी कर सकते हो। पैरामीटर ऑफ सप्लाई, 3 पैरामीटर है सप्लाई का, फॉर कंसिडरेशन, गुड्स एंड सर्विस, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ, ऐसा भी आप ड्राइंग करके भी लिख सकते हो। हाँ वो तो नोट दे ही देंगे, लेकिन अभी करते करते लिख भी अगर रहे हो तो कर सकते हो। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, बाद में नोट से खुद कॉपी कर लेंगे, वो भी चलेगा, मेरा कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं हम अभी बात सुनते सुनते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके घर जाएंगे, तो कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा अभी धीरे धीरे स्पीड अप होऊंगा क्योंकि बहुत सारा बात करना है। আরে একটা এরকম একটা টপ বানা, টপের মধ্যে फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, टॉप जानते हो ना, पेड़ के लिए होता है ना, ठीक है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिख दो, गुड्स एंड, हाँ गुड्स एंड सर्विस लिख लो, ठीक है, और फॉर कंज्यूमर, नॉर्मली पॉइंट लिख दिया ऊपर लिखे हुए थे। फॉर कंसिडरेशन लिख लो। ये पैरामीटर ऑफ सप्लाई है, सप्लाई होने के लिए 3 पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा गुल्लक बना के भी कर सकते हो। ये अंदर का आर्टिस्ट जाएंगे। अच्छा, apportioned parameters describe the concept of supply. However, there are few exception to the second and third parameter.
सेकंड थर्ड पैरामीटर माने बेसिकली ये फर्दरेंस ऑफ सप्लाई एंड सॉरी एंड कंसिडरेशन, ये दोनों के ऊपर कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी आएगा, ठीक है। लेकिन पहला पॉइंट एकदम नॉर्मल है कि गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई होना चाहिए, ये तो मस्ट है, वही है। लेकिन ये कंसिडरेशन एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में देयर मे बी एक्सेप्शंस, ठीक है, जो धीरे धीरे बात। ओके, और क्या पॉइंट है? चलो ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं है अपना, आगे बढ़ते हैं। और ये सप्लाई बना रहा है हाँ बना सकते हो, राजेश। ये बना लो सर, बात सुनते सुनते बना लो। सप्लाई क्या है, फटाफट हाथ चलेगा, फटाफट हाथ चलेगा। सप्लाई क्या है, सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सेक्शन 7। सेक्शन भी दिया है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सेक्शन दे दिया। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का सेक्शन क्या है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ठीक है। Activities or transactions between a person other than an individual and its member or constituents of cash, deferred payment or other valuable, ठीक है। माने बेसिकली जब कंसिडरेशन पे हम लोग किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्या लिखता है? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस। आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो या ट्रांजैक्शन माने लेन देन कर रहे हो बिटवीन ए पर्सन other than an individual and its members or constituents for cash, deferred payment or other valuable consideration। माने डिफर्ड पेमेंट में जब पेमेंट बाद में होता है या फिर सेम कम्युनिटी का मेंबर के अंदर चल रहा है, उसको छोड़ के जो भी ट्रांजैक्शंस होगा कैश में होगा, तो उसे हम लोग सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए डबल ए में इंक्लूड करेंगे। ये बात कह रहे हैं। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस और कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसे भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस माने जब हम लोग बाहर से देश से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्री में भी करते हैं, तो भी उसे क्या मानते हैं? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मानते हैं, तो उसको भी सप्लाई में इंक्लूड किया जाता है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस और कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मैंने आप विद कंसिडरेशन ले रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हो, पर्सनल लेवल में कर रहे हो। एक्सेप्शनल पॉइंट है ये। मानो कि तुम्हारा कोई रिलेटिव है, फॉरेन में रहते हैं, ठीक है, या तुम्हारा कोई इंडिया में ब्रांच बिजनेस नहीं है, तुम्हारा कोई रिलेटिव है, फॉरेन में रहते हैं, आर्किटेक्ट है, तुम उनसे इंडिया में बैठ के उनका सलाह ले रहे हो कि भाई मुझे थोड़ा गाइडेंस करो और बदले में आप अपना सर्विस चार्ज भी लो, ठीक है। लेकिन ये आपने अपने घर के लिए लिया, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कोई बिजनेस नहीं करना है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, ये इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, हम इस पे जीएसटी लगाएंगे, सप्लाई मान लेंगे। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। डोंट वरी, आगे केस स्टडीज होगा, बताऊंगा। अभी शॉर्ट पॉइंट में जितना हो रहा है लिखो, कोई बात नहीं, सब केस स्टडीज है, हर चीज के बारे में केस स्टडीज है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाता है, लेकिन ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में आता है। एक्सेप्शनल पॉइंट्स है, लिख लो। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 इसी में बोल रहे थे ना कि बिना कंसिडरेशन का सप्लाई कब हो सकता है, आगे बताऊंगा सर, लिख लो। एक्सक्लूड क्या है? एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए में बोला गया है, शेड्यूल 2 के अंदर, जो सप्लाई में एक्सक्लूड होता है। सॉरी सप्लाई इंक्लूड, एक्सक्लूड में एक ही है सर, थोड़ा सा गलत बोल दिया, एक्सक्लूड में एक ही है, नॉन सप्लाईज अंडर शेड्यूल 3, ओनली शेड्यूल 3 है। फोटो का खींच रहे हो, लिखो ना। अरे आप आगे बढ़ सकते हो ना तब। अच्छा, अरे कोई जरूरत नहीं, मैं बाद में भेजूंगा ना नोट्स। अभी लिखने के लिए स्पीड बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है फोन में। एक गाय चिल्लाएगा, बै बै करेगा, फिर सब चालू हो जाएगा। एक्सक्लूड में सिर्फ नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी आता है, शेड्यूल 2 इंक्लूड में ही आता है। ये देखो, ये इंक्लूड का ही पार्ट है। इंक्लूड में ये सब हो गया, और ये भी तो सब एक्टिविटी ट्रीटेड है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस, ये नॉर्मल वाला पार्ट है। मैंने अभी तो बोले, आपने अभी लिखा ना कि नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन होते हैं तो सप्लाई होता ही है, और ये सब एक्सेप्शनल पॉइंट है, फिर भी सप्लाई माना जाता है। और एक्सक्लूड क्या होता है? जो नॉन सप्लाईज है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 शेड्यूल 3 का पार्ट है, जो अभी आपने देखो शेड्यूल 3 को भी आपने लिखा।
दुग्धा बना बोले नीचे। सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। मैंने बेसिकली सप्लाई बनने के लिए क्या करना है, गुड्स एंड सर्विस होना है, सिंपल बात है। सप्लाई इंक्लूड स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ सप्लाई, शुड बी फॉर कंसिडरेशन एंड शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वेरी सिंपल बात। सप्लाई होने के लिए गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए, सप्लाई होने के लिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, आगे आगे देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर कंसिडरेशन का एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक्सेप्शनल मिल सकता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ सप्लाई, कंसिडरेशन, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये तीन चीज बिजनेस सप्लाई होने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एकदम फ्लो चार्ट करके आपको दिखा दिया। आप लोग चाहो तो अभी नोट कर सकते हो, जो लोग जिसने किया, अगर नहीं कर पाया तो बाद में आराम से लिख लेना। अब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, समझेंगे चीजों को। ठीक है, अभी तो समझा नहीं उस तरह से। क्या सर, क्या देख रहे हो, क्या चाहिए तुमको? हाँ, इसके नीचे आ रहा है। लिख लो लिख लो। फोटो लेने का क्या जरूरत है, बोलो ना। कलर कर दो पूरे, हाँ बस थोड़ा डक कीजिए। अच्छा, নীলের কি হয়েছে, জয়েন হচ্ছে না বলছে। ও নীল অনেকক্ষণ ধরে এখানে ওয়েট করছে। শুনতেই পাইনি, আওয়াজ পাই না কেন আজকাল? নর্মালি একটা আওয়াজ হয়, আওয়াজটা আসছে না। এরকম এর আগেও একদিন হয়েছিল, সাউন্ড পাইনি। এই সবাই লিখেছিস? কনিকা, হ্যাঁ নীল, স্যার। প্রিয়া লিখেছিস? বর্মন হ্যাঁ, লিখেছিস? হ্যাঁ স্যার। কিরে সবাই লিখেছি কি লিখেনি? হ্যাঁ ओके, अच्छा सर, ठीक है सर। जो लिखा वो भी सही, जो नहीं लिखा वो भी सही। समझने से मतलब है, अपना काम से मतलब है सर। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को ही देखना पड़ेगा। जो देखो भाई, जो शॉर्टकट अभी मारेगा वो बाद में उसको ड्यू चुकाना पड़ेगा। धोखा इंसान अपने आप को देता है, सोचता है हम दूसरे को दे रहे हैं। तुम सोच रहे हो माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, टीचर को दे रहे हैं, दोस्त को दे रहे हैं, लेकिन वो धोखा खुद को ही होता है। एक मूवी का डायलॉग याद आ गया, वो एक मनोज बाजपेयी का एक डायलॉग है, आसमान पे थूकने वाले को खुद ही नहीं पता कि पलट के तो उसी पे गिरे। राजनीति बोल के एक मूवी था, उस मूवी में ये डायलॉग बड़ा मजा आया था। और मनोज बाजपेयी बोलता है, भी बड़ा अच्छा अच्छा एक्टर। ठीक है, तो आसमान पे थूकने वाले को खुद ही नहीं पता कि पलट के थूक उसी पे गिरे। समझे कि नहीं? मतलब धोखा देने वाले को खुद नहीं पता कि धोखा वो खुद को ही दे रहा है, लेकिन उसको लग रहा है वो दुनिया को धोखा दे रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर कंसिडरेशन और कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। क्लियर हो गया ये बात? डेफिनेशंस क्या दे रहा है? The definition of supply begins with the term supply includes, thus making it clear that CGST Act intends to give an extensive meaning of the term, जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में ये कार्टून भी दिखा रहा है। ठीक है, अरे वो वोडाफोन का कार्टून है ना। ठीक है, सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods or service or both. Supply of anything other than goods and service like money, security, etc. does not attract GST. Point to be noted, बहुत वाइटल बात है। हम लोग नॉर्मली क्या बोले, अभी गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई होगा तो वो जीएसटी में सप्लाई माना जाएगा, लेकिन देयर इज अ डेफिनेशंस के अंदर बोला गया था कि गुड्स क्या है, तो उसमें ये जो मनी है, सिक्योरिटी है, ये गुड्स नहीं होता है। यानी हम लोगों को पैसा भी तो देते हैं। जैसे मानो तुम मेरे को 100 रुपया दे रहे हो, मैं उसको 500 रुपया दे रहा हूँ, तो सप्लाई तो हो रहा है। तो क्या जब मैं तुमको 500 टका दे रहा हूँ क्या तुमसे जीएसटी मांग रहा हूँ? क्यों नहीं मांग रहा हूँ? क्योंकि मनी सप्लाई तो हो रहा है, लेकिन मनी गुड्स नहीं है। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है। सिक्योरिटी, कोई किसी को शेयर देता है, शेयर में जीएसटी इस तरह से नहीं लगता है। ठीक है, सिक्योरिटी माने शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड एटसेट्रा, ये सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी भी लोगों को ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं लगता। मैंने कोई किसी को शेयर ट्रांसफर कर रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता कि भाई तुमको मैं शेयर दूंगा, बदले में तुम मेरे को जीएसटी दो। उसका इनकम टैक्स होता है। जैसे तुम पैसा कमा रहे हो किसी से तो उसका टैक्स देना पड़ता है, सिंपल बात है, लेकिन उसमें जीएसटी नहीं है क्योंकि वो गुड्स नहीं है।
नहीं, रीजन नहीं है सर, क्योंकि जीएसटी होने के लिए सप्लाई होने से ही वो जीएसटी नहीं आ जाएगा, गुड्स भी तो होना पड़ेगा। बोलो बट इसमें जीएसटी तो लगता है किसमें है? रिटर्न। अरे वो जीएसटी जो लेता है वो उनका सर्विस का जीएसटी लेता है ना, उसका सर्विस का जीएसटी लेता है, वो सर्विस का जीएसटी है, वो अलग चीज है। शेयर ट्रांसफर का जीएसटी नहीं है वो। देखो कितना सुंदर एकदम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिया है। सप्लाई माने गुड्स सर्विस, एनीथिंग विच इज नाइदर गुड्स एंड सर्विस नॉट सप्लाई, एनीथिंग विच इज नाइदर गुड्स एंड सर्विस। इसलिए इसीलिए डेफिनेशंस पढ़ना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था ना, इसे डेफिनेशंस पढ़ लिया करो, ठीक है, नोट शेयर कर दूंगा कि गुड्स का डेफिनेशंस में क्लियर कट बोला है कि व्हिच इज गुड्स, ठीक है। चलो एक बार बोल देते हैं, नहीं तो बाद में बोलोगे शॉर्टकट मार, नहीं आदत करना पड़ेगा। अब देखो हर एक डेफिनेशन एक एक करके पढ़ाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी देखो क्या लिखता है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पढ़ना कैसे होता है मैं बता देता हूँ सर, फिर बाद में ना बोलना कि आपने बताया ना। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम माने तुमको किसी से रेंट पाना, तुमने इंश्योरेंस करके रखा था, तुम्हारा क्लेम हुआ है, एक्शनेबल क्लेम उसको बोलते हैं। एक्शनेबल क्लेम माने जिस चीज पे तुम्हारा अधिकार आ जाता है, जैसे तुम किसी को घर पे भाड़ा रखे हो तो रेंट पाने का अधिकार है तुमको, तुमने इंश्योरेंस भरा था, तुमने गाड़ी एक्सीडेंट किया, इंश्योरेंस का क्लेम तुम्हारा अधिकार है ना, इसको एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। ग्रोइंग क्रॉप, ग्रोइंग क्रॉप भी गुड्स है। ग्रोइंग क्रॉप माने क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो ग्रो हो रहा है, मिट्टी के साथ जुड़ा, क्या बोला, हाँ धान, ठीक है, धान चाल, हाँ अपना भाषण है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धान गेहूं जो भी बन रहा है जो मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, बन रहा है, वो भी गुड्स है। सर वो तो पेड़ है, नहीं सर, क्योंकि उसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है ना, इसलिए उसको भी गुड्स माना जाता है। इवन उगता हुआ घास जो मार्केट में हाई रेट में बिकता है वो भी गुड्स है। जैसे मानो ये जो स्टेडियम बनता है, स्टेडियम में जो घास लगाया जाता है वो स्पेशल काइंड ऑफ घास होता है, ठीक है। तो उस घास को आर्टिफिशियल भी होता है, नेचुरल भी होता है। बहुत सारे आर्टिफिशियल लगाते हैं, वो तो प्रोडक्ट हो ही गया सिंथेटिक ग्रास, लेकिन मैं नेचुरल का भी बोल रहा हूँ। जैसे मानो कि क्रिकेट में पिच बनता है, जैसे गुजरात में जो पिच बना है उस पिच का मिट्टी ऑस्ट्रेलिया से लाया गया, ठीक है। ईडन गार्डन में ग्रास लगाया गया, इसके लिए भी आई थिंक इंग्लैंड से ना कहाँ से मिट्टी लाया गया, तभी बीच में बाउंस हाँ ईडन के पिच में बाउंस है कंपेरेटिवली, और फास्ट आउटफिट। ठीक है, और ईडन का आउटफिट बहुत फास्ट है। मोहाली का पिच पे भी अच्छा बाउंस होता है पंजाब में। चलो अब क्रिकेट की बात करेंगे तब दर्ज चालू हो जाएगा, मैं भी चालू हो जाऊँ, छोड़ो फिर कौन कितना जानता है प्रूफ देते देते खत्म हो जाएगा क्लास। नहीं सर, हम लोगों को क्रिकेट का कंपटीशन का नहीं जाना है, ठीक है। पॉइंट इज दैट, हाँ कभी ना कभी कुछ होता ही है। अच्छा तेरे साथ जिम का बात कर लूंगा, मेरे को जिम आता नहीं है इसलिए बात मेरे को आता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा जिसका जो टॉपिक अच्छा है बीच बीच में कर लिया करो, अब सबका पसंद जानना पड़ेगा। ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, वो भी गुड्स हो गया, देखा सर। एंड द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, मैंने जिस जमीन को कॉन्ट्रैक्ट में लिया गया कि 3 महीने बाद बेचा जाएगा, उसको भी गुड्स माना जा सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में गुड्स का डेफिनेशन दिया है। तो वही बात है कि गुड्स माने सब कुछ एक्सेप्ट कैश, माने पैसा गुड्स नहीं है। एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, गुड्स है, ठीक है। तो इसलिए बोला अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, मनी एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी माने शेयर डिवेंचर बॉन्ड एटसेट्रा, ये गुड्स नहीं है, याद रहेगा। देखो इसलिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट कितना हो जाता है। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं हमको डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, हमको बस जीएसटी का सेक्शन पढ़ना है, बंदा फंस जाएगा, साल में कुछ काला हो जाएगा, समझ रहे। सर्विस क्या है, सर्विस मीन्स एनीथिंग, हम लोग जीएसटी पढ़ रहे हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो गुड्स क्या है नहीं जानेंगे, जीएसटी में क्या जानते हैं, पूछ लिया करो जो लोग जीएसटी में काम करते हैं, भाई गुड्स का डेफिनेशन नहीं दे सकता। सर्विस, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, ये क्या बात हुआ। मनी एंड सिक्योरिटीज,
वो भी गुड्स नहीं है, सर्विस भी नहीं है, but include activities relating to use of money or its conversion by cash or many other mode from one form currency or denomination to another form of currency or denomination for which a separate consideration is charged. Point to be noted. नॉर्मल में मनी जो होता है वो गुड्स या सर्विस नहीं है, लेकिन अगर कोई करेंसी एक पर्टिकुलर करेंसी से दूसरे करेंसी से कन्वर्ट हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, वो सर्विस है, तो वो जीएसटी है। अब डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करोगे, रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, यूरो को रुपीस में कन्वर्ट करोगे, तो कन्वर्ट करने के टाइम पे एक चार्ज देना पड़ता है, ठीक है, फिर वो जो सर्विस है वो सर्विस में जीएसटी लगता है। इसलिए ये क्या बोला, देखो, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटी, बट इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन। ये लॉ का भाषा है। लॉ इसी तरह से तोड़ तोड़ के लिखता है, क्यों? ताकि कोई उनको ना तोड़े। लॉ को इसलिए, लॉ का लैंग्वेज इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि नॉर्मली लोगों का आदत है कि कोई एक टूटा हुआ लैंग्वेज को लेके ही ना लोग उसका लूफॉल निकालते हैं और फिर उसी को मिसयूज करता है। इसलिए लॉ का लैंग्वेज इसलिए कठिन हो जाता है। यानी ये हमारा ही दोष है पब्लिक का कि हम लोग लॉ का जो दोष होता है उसको मिसयूज करके करप्शन करते हैं, गवर्नमेंट को धोखा देते हैं। तो गवर्नमेंट भी लॉ को इसलिए तोड़ मोड़ के लिखता है, हर बात को लिखता है, कॉमन सेंस का कोई जगह नहीं है यहाँ पर। हाँ? अब तुम समझो कि मैंने हर पॉइंट को वहां पर नोट डाउन करवाया, लेकिन निकालते कोशिश तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लॉ जितना समय जा रहा है ना उतना टफ क्यों होते जा रहा है? क्योंकि समाज व्यवस्था टफ होते जा रहा है, लोग कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। अब फिर से धर्म का बात कर लूंगा तो आप लोग बोलोगे सर धर्म का बात कर। जिस जमाने में राम जी का जो टाइम था उसको एज पर हिंदू स्क्रिप्चर्स को सत्य युग बोलते हैं। तो उस टाइम पे लोगों के मन में ना ये जो दुश्मनी, कॉम्प्लेक्सिटीज कम था, ठीक है। जिस राम राज्य की बात करते हैं उस टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटीज कम था, लोग नॉर्मल थे कंपैरेटिवली, तो रूल्स भी इजी होगा और न्याय भी जल्दी मिलता था। समय के साथ साथ जैसे महाभारत का जो इरा है जिसको दापर युग बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ा और इस युग को कलयुग बोलते हैं, ठीक है। हाईफाई कॉम्प्लेक्सिटीज एक्चुअली लास्ट युग है, ठीक है। इसके बाद बोला जाता है कि ये युग, बोला जाता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, जितना बोला जाता है, बोला जाता है कि इस युग के बाद फिर से कलयुग आएगा, सत्य युग आएगा, ऐसे कहा जाता है, सर्किल घूमेगा। तो ये जो पर्टिकुलर कलयुग जिसको बोला जाता है, बोलते हैं कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स एरा है। ऐसे ये शायद 5000 10,000 साल तक चल सकता है, आई डोंट नो कि अभी कितना साल बचा हुआ है, और चलो बोल दिया, ठीक है। तो अभी कितना दिन तक चलेगा वो उसका एक है। अब ये युग जितना आगे चलता जाएगा ये और कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, और जितना सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतना लॉ और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। मैं इस पे स्पिरिचुअल बात नहीं करना चाहता, मैं जस्ट एक एग्जांपल देने का कोशिश कर रहा था कि लॉ कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अभी सिर्फ 5000 साल हुआ है महाभारत को, कि मतलब हम लोग कलयुग का एकदम स्टार्टिंग सिचुएशंस में है, ऐसा कहा जाता है। छोड़ो सर, अब आप लोग को ये सब बात में नहीं जाना है, मैं बस एक एग्जांपल के लिए बोल रहा था। अब ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ये अब अपना अपना मान्यता का मैटर है, ठीक है। तो मैं उस बात पे नहीं जा रहा, बस आपको एक एरा का एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा था कि समय के साथ साथ किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रहा है और लीगल मैटर कितना मुश्किल हो रहा है। बाहुबली देखे हो? बाहुबली मूवी में आई थिंक बाहुबली दी बिगिनिंग या एंड, मुझे नहीं पता, लेकिन एक डायलॉग था, मैं उतना नहीं सोचता, डायलॉग अगर कान में आ जाए तो बैठ जाता है। तो उसमें एक डायलॉग था जो शिवांगिनी थे, क्या नाम थे उसका, माता का नाम क्या था? शिवांगिनी ऐसा कुछ नाम था, शिवगामी। तो उसका बाहुबली का जो माँ थे शिवगामी, तो उसने बोला था एक लैंग्वेज बोला था कि बाहुबली साम्राज्य में बाहुबली साम्राज्य में उसका वचन ही उसका शासन, उसका वचन ही उसका शासन है।
ये राम राज्य के लिए भी यही बात कहा जाता है, ठीक है। बचन जाए पर प्राण ना जाए, ये गाने में भी है, काफी सारे भजन संकीर्तन में भी ये बात कहा जाता है कि बचन जाए पर प्राण ना जाए, सॉरी, प्राण जाए पर बचन ना जाए, ठीक है। सॉरी सॉरी, कलयुग इफेक्ट कलयुग का इफेक्ट है सर, समझ रहे हो ना, कलयुग में बचन जाए जाए भाई प्राण बचे है ना, कलयुग इफेक्ट, एकदम सही बात जो भी है। लेकिन आप समझ गए ना, तो वो जो बाहुबली में भी जो यूज किया था वही दिखाने का कोशिश कर रहा था कि सोसाइटी इजी है, वचन जो दिया जा रहा है उसका पालन होगा। आजकल उल्टा होता है, जो बोला जाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो बोलता नहीं है। ओके, सर्विस के बारे में भी यही बात कहा गया है ना, तो बस फिर से एक बार पढ़ लो भाई, चलो आ जाओ। Service means anything other than goods, money or security, but include activity related to the use of money or its conversion by cash or any other mode from one form currency denomination to another form currency denominations for which a separate consideration is charged. माने other than goods बाकी सब सर्विस है, लेकिन मनी के बाद जब मनी एंड सिक्योरिटी का बात किया तो वही एक्सेप्शनल पॉइंट में बात किया। सर्विस का सिंपल मतलब है जो गुड्स नहीं है वही सर्विस, पहले एक चीज देखो, उसका money, उसके बाद मनी एंड सिक्योरिटीज सर्विस नहीं है। लेकिन अगर कोई मनी को तुम कन्वर्ट कर रहे हो और उसमें जो सर्विस है तब वो सर्विस में आएगा, इस बात के लिए इस पॉइंट को कहा गया। It is clarified that the expression service include facilitating of arranging transactions in securities, section 202 में भी इस तरह से सर्विस के डेफिनेशंस को दिया गया है। तो जहां जरूरत होगा आपको डेफिनेशंस रटना पड़ सकता है, ठीक है, पढ़ सकता है नहीं पढ़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे या मैटर को डिस्कस करेंगे आपको डेफिनेशंस को मद्देनजर रखते हुए आंसर को देना है। रिसेंटली एक अच्छा मूवी हुआ है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कनेक्टेड बात कर रहा हूँ, वो ओ माई गॉड बोल के अक्षय कुमार का मूवी नहीं आया, OMG 2, ठीक है, जो एक मॉडर्न मुद्दा को लेके ही बात उठा है। मुद्दा तो बहुत पुराना है पर एक जेन्युइन प्रॉब्लम को लेके मूवी में दिखाया गया। सो पॉइंट इज दैट फिर उसको बाद में जब उसका पापा ही तो लड़ा ना कोर्ट में, तो नॉर्मल लॉ में इसके बारे में कहीं पर कुछ है नहीं, ठीक है, मैं पॉइंट को नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, छोड़ो सर। लेकिन मैं बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें उसने जो किताब उठा वो कहीं ना कहीं किताब में लिखा हुआ था, फिर उस हर एक किताब का बात को कोट करके ही तो उसने मैंने कोर्ट में केस को लड़ा, हाँ लाया था ना, ठीक है। तो एक्चुअली वो रिलीजियस किताब को उठा के लाने के पीछे का वजह को वहां पर दिखाया गया। माशी करता है, समझ गए। तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें लिखा होता है और इसलिए उस लिखा को लेके ही लड़ाई चलता है। ये सारा लड़ाई इस केस के ऊपर है। ये अब बोलोगे फिर से कंट्रोवर्सी, ये राम मंदिर का लड़ाई जो चला है, काफी लोग गुस्से में है, प्रॉब्लम है, उनको खराब लग रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देने के टाइम पे कोई ऐसे ही डिसीजन नहीं दिया कि भाई हिंदू बहुल देश है तो हिंदू के फेवर में केस दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। 15,000 किताब को ट्रांसलेट किया गया, 15,000, जर्मनी में, फ्रांस में, मतलब जो भी विदेशी भाषा का था उस टाइम का पुराना जितना था सब चीज को ट्रांसलेट किया गया हिंदी में। उसके लिए 5 साल टाइम लगा, फिर जाके उसको पढ़ने के लिए लोग चाहिए था, सारे लोगों को जुड़ाया, फिर उसको कोर्ट में पेश किया गया प्रूफ देने के लिए, हिस्टोरिकल प्रूफ, फिर जाके हुआ। इतना दिन का केस है, क्यों नहीं पास होता? तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसे ही डिसीजन दे देगा क्या? मजाक चल रहा है? हाँ? ऐसे डिसीजन दे देगा? बहुत मुश्किल होता है सर, ऐसा नहीं होता हर चीज का प्रूफ, लॉ है, क्या कर सकते, जो भी हो। सप्लाई क्लियर है, सप्लाई गुड्स का होगा, सर्विस का होगा, एनीथिंग विच इज नाइदर गुड्स और नॉर सर्विस उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स नहीं है तो मनी सिक्योरिटीज का सप्लाई नहीं होगा। क्या कर रहे हो सर जी? गुड्स क्या सर्विस क्या है, देखो यहाँ पर भी बोला है, ठीक है, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। बनाता है मस्त देखने को, हाँ, बाद में आप लोग भी कॉपी करने के टाइम पैसे करना, अपना नोट बन जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी का आदत होने के बाद डिप्रेशन में आता है, फोटो ही नहीं दिखता। अच्छा
Supply includes a specified form of supply, should be for consideration and should be in the course of furtherance of business. अब चलो आपको मैं कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करता हूँ. सप्लाई क्या है, ये एकदम बिजनेस रिलेटेड मैटर है. देखो सप्लाई क्या है, एक ये देखो बी जो पॉइंट है, सी जो पॉइंट है, ये तो आपको समझ में है कि सी बोलता है कि बिजनेस के लिए होना चाहिए तो सप्लाई बोलेंगे, बी बोल रहे हैं भाई कंसिडरेशन में होगा तो सप्लाई बोलेंगे. नाउ ए में बोल रहा था कि भाई गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई होगा तो सप्लाई बोलेंगे, लेकिन सप्लाई वर्ड इतना छोटा नहीं है. चीजों को समझो सर, कॉम्प्लेक्सिटीज में मत जाओ, समझो. बोलता है कि सप्लाई का मतलब सेल भी होता है, सप्लाई का मतलब ट्रांसफर भी होता है. माने कोई किसी को सेल कर रहा है वो भी सप्लाई है, वो तो नॉर्मल में सप्लाई है ही, कॉमन सेंस में हम लोग सेल को ही सप्लाई मानते हैं. ट्रांसफर भी सप्लाई हो सकता है. ट्रांसफर माने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे कोई प्रोडक्ट जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, सेल नहीं कर रहा है, लेकिन वो भी सप्लाई है. अगर सप्लाई के डेफिनेशंस को फुलफिल करेगा तभी तो जीएसटी लगाएगा. अगर मानो ट्रांसफर सप्लाई ना होता तो गवर्नमेंट उस पर जीएसटी चार्ज नहीं कर पाता. तो इसलिए सप्लाई का मतलब क्या है वो भी लॉ में लिखना पड़ता है कि भाई सेल ट्रांसफर है, ट्रांसफर सप्लाई है. बार्टर, बार्टर समझते हो ना, जो पुराने जमाने में चलता था. बार्टर माने এটাকে বাংলায় বলে, হ্যাঁ মানে আমি বুঝে গেছি তোরা ওকে বাংলাটা বলতে চাইছি, বাংলাতে কি বলে এটাকে. বার্টার মানে দেওয়া নেওয়া প্রথা, মানে चावल बेसिकली के बदले दाल. हाँ विनिमय प्रथा, विनिमय प्रथा बंगाली में बोलते हैं विनिमय. तो मैंने जैसे मैंने चावल के बदले दाल, मानो मेरे पास चावल उगता है, मैं राइस का फार्मर हूँ, वो ये दाल बनाते हैं, दाल का फार्मर है, तो वो अपना दाल मेरे को देता है और मेरा राइस. पुराने जमाने में चलता था, आज भी होता है, आज भी होता है, ऐसा नहीं कि आजकल नहीं चलता है, आजकल भी होता है. तो बार्टर सिस्टम, किसी के पास हाथी है, कोई घोड़ा, किसी के पास घोड़ा है, चलता है. ठीक है, और घोड़ा बहुत महंगा. हाथी का भी क्या कम नाम है. पुराने जमाने में तो बड़ा बड़ा युद्ध हाथी से ही लड़ा जाता था. नहीं अभी क्या मेंटेनेंस चार्ज के हिसाब हाँ तो हाथी भी मेंटेनेंस कम होता है क्या? हाथी का खाने का एक दिन का कितना खर्चा लगता होगा, सोचो. वो मैं ज्यादा घोड़ा होता है ना, उस तरह. दोनों का वो वैल्यूएशन करना पड़ेगा. बोलते हैं कि करोड़ों में घोड़ा का दाम ठीक है, वैल्यूएशन करना पड़ेगा. एक लेना पड़ेगा. इसको আমি কিছু একটা দিয়ে কারণ থেকে কিছু একটা নিয়ে টাকা একটা নিয়ে দিচ্ছি, তো এটার উপরে স্যাটিসফ্যাকশন এটাকে সাপ্লাই বলছে, মানে बेसिकली दिस इज आल्सो कॉल्ड सप्लाई. माने बार्टर में भी अगर कोई कुछ लेना देना कर रहा है तो वैल्यूएशन गवर्नमेंट देख लेगा. मतलब कोई बोलेगा कि मतलब देखो भाई प्रॉब्लम क्या है ना, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है कि अगर कोई टैक्स को बचाने का रास्ता ढूंढता है, उस चीज से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है. तुम गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं मार सकते, ये एंटी नेशनल काम हो जाएगा, राष्ट्रद्रोही का काम हो जाएगा एक तरह का. तुम गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे मार सकते हो? तो लेकिन अभी लीगली अगर आप मानो कि लॉ ना तोड़ के कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ कर नहीं सकता. इसलिए लॉ को बेहतर देखो. हो सकता है कि हम लोग बिजनेसमैन है, मानो ठीक है हम लोग बिजनेसमैन है, अब ये लोग बोल रहे भाई सर एक काम करते हैं ना, सरकार को कुछ दिखाना ही नहीं है, बार्टर करते हैं, मेरा प्रोडक्ट आप लोग, आपका प्रोडक्ट मैं आपको, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट खेल खेलते हैं, कैश में ट्रांजैक्शन करते नहीं है. फिर क्या होगा, ट्रांजैक्शंस पे ट्रांजैक्शन चलता जाएगा, सब अपना अपना खेल खेलता जाएगा, सरकार को कुछ नहीं ठेंगा, तो सरकार ये बात छोड़ेगा नहीं. इसलिए बार्टर को भी वो लोग ला दिए. सप्लाई हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो वैल्यूएशन निकालेगा, मार्केट में क्या दाम है उसके ऊपर जीएसटी लगा देगा. टैक्स ले. सिंपल बात है. एक्सचेंज तो चलते ही, एक्सचेंज ऑफर, पुराना गाड़ी लो नया गाड़ी दो, उल्टा नया गाड़ी दो पुराना गाड़ी लो. फिर उल्टा बोल दिया, समझ गए आप लोग. ठीक है, मानो एक आपका गाड़ी 10 लाख का था, 3 साल यूज हो गए, अब वो गाड़ी 3 लाख का दाम हो गया. ठीक है, अब तुम इसको एक्सचेंज करने के लिए शोरूम में गए, शोरूम में तुमने फिर से एक 12 लाख का गाड़ी चूज किया. ठीक है, अब 12 लाख से 3 लाख माइनस होगा, तुमको 9 लाख देना है, पर ये 3 लाख का क्या है, ये तो एक्सचेंज हो गया ना. मोबाइल का तो आप लोग करते ही रहते हो, ये तो है. करते रहते हो ना, तो एक्सचेंज भी सप्लाई हुआ ना. लाइसेंस, मतलब लाइसेंस किसी से कुछ लेना है या देना है, लाइसेंस नहीं, हर लाइसेंस में जीएसटी नहीं है, लेकिन मानो कि आप किसी को किसी चीज का लाइसेंस दे रहे हो यूज करने का. नहीं फॉर्म भरने का पैसा था कि नहीं 1100 समथिंग था ना, तो उसमें वो टैक्स लिया गया इंक्लूसिव नहीं. किस फॉर्म का?
अरे वो जो टेस्ट होता है ना, फाइनल टेस्ट, टू व्हीलर। वो अच्छा 2 व्हीलर का। हाँ। हाँ हाँ वही तो आपको बोला, उसका लाइसेंस भी लिख दो। हाँ हाँ, उसमें भी जीएसटी लेगा। तो कोई किसी को लाइसेंस दे रहा है या किसी के लाइसेंस ले रहा है, इस तरह का जो ट्रांजैक्शन होगा वो भी सप्लाई माना जाएगा। रेंटल समझ गए होंगे, रेंटल में बहुत बिजनेस चलता है। लीज, लीज और रेंटल में फर्क है कि लीज एक तरह का रेंटल ही है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। 99 तो एक बोलते हैं 10 साल का भी लीज हो सकता है, मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म में जब भी कोई चीज रेंट में दिया जाता है उसे लीज कहते हैं, और कुछ नहीं। डिस्पोजल का जैसे सॉल्ट लेक में जिन लोगों का प्रॉपर्टी है सब लीज का है। कितना साल? 99 उसके बाद में राइट नहीं। उनके उसके बाद राइट नहीं है, लीज को रिन्यू करना पड़ेगा। अगर ओनर मना करे तो उनका घर नहीं होगा। हाँ ओनर रिन्यू करने से अगर मना कर दिया तो तो चला गया, सरकार का हो जाएगा। सब प्रॉपर्टी लीज का है, किसी को ओनरशिप नहीं है। बहुत झमेला है क्योंकि सारे प्रॉपर्टी लीज का है, ओनरशिप प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ 99 ईयर्स का है, लंबा समय का बात है, ठीक है, एक पूरा जनरेशन का बात है। हाँ, कभी तो समझ रहे हो। डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब जब परमानेंटली कोई एसेट को आप ट्रांसफर कर देते हो, परमानेंट ट्रांसफर। परमानेंट ट्रांसफर में बिजनेस था, बिजनेस का सारा एसेट को किसी को बेच के जा रहे हो। हाँ, गुडविल बेचना, कुछ भी माने जो कंप्लीट खत्म हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट माने मानो स्क्रैप हो गया, बेच रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो। बिजनेस का बड़ा बड़ा मशीन था, फैक्ट्री था, डिस्पोज कर रहे हो, उसको भी सप्लाई माने। ठीक है, समझ में आ रहा है सर बात को। हाँ, जीएसटी का गहराई समझ पा रहे हो ना। मैं आपको शुरू में बोला था ना, लगेगा थ्योरी, थ्योरी नहीं है, सब प्रैक्टिकल चीज है। एक बात बताओ जो थ्योरी है, अब एक एक लाइन है, थ्योरी थ्योरी की तरह दिख रहा है, लेकिन एक भी लाइन बोलो जो थ्योरी है, सब रियल में होता है। अब इसको फील करना है, बस यही मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंस चाहिए, जब भगवान दे रहा था ले लिया करो, ठीक है। सप्लाई का देखो, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। सेल एंड ट्रांसफर, सिंपल। ये शॉपकीपर सेल्स ए पेन फॉर ₹100 टू द बायर। आफ्टर द सेल द पेन बिलोंग्स टू द बायर। इससे पहले तक वो दुकानदार का था, जैसे ही बिक गया वो मेरा हो गया, ठीक है, मैंने जो खरीदा उसका हो गया। एंड शॉपकीपर डज नॉट हैव एनी राइट ऑन द पेन। दिस इज ए ट्रांजैक्शन ऑफ सेल। A company transfer goods from its factory to the depot for the sale purpose. Company transfer goods from its factory to the depot. अपनी ही फैक्ट्री से डिपो में डाल रहे हैं सेल करने के लिए, सेल हुआ नहीं है। This transfer of goods where the sale has not yet taken place is called transfer. सेल हुआ नहीं है मतलब, नहीं समझे, मतलब उसको सप्लाई मानेगा। अब उसमें जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा वो सब्जेक्ट टू सिचुएशंस है, लेकिन दिस इज ऑल्सो सप्लाई। अब गवर्नमेंट हर चीज में जीएसटी लगा के अपना वोट बैंक तो खराब नहीं करना चाहता है ना हमेशा, लेकिन सप्लाई है कि नहीं ये तो पहले जानो। तो गवर्नमेंट इसको सप्लाई में रखा है। मानो कि मेरा फैक्ट्री से गुड्स निकल के मैं डिपो में रख रहा हूं, तो ये जो यहाँ से डिपो में जाएगा ना उसका कैरेक्टर बदल जाता है, क्योंकि ये फैक्ट्री है, यहाँ पर चीजें बनता है, और जो डिपो है वो गुड्स रेड, वो रेडी गुड्स है। तो एक गुड जो बन रहा था वो कच्चा था, और जो डिपो में चला गया वो फिनिश गुड्स हो गया। तो कच्चा हालत से जब फिनिश गुड्स हो जाते हैं उसका कैरेक्टर बदल जाते हैं, वहां पर जाके पैकेजिंग हो जाता है, तो उसका कैरेक्टर बदल गया। यहाँ रॉ था वहां पैकेज हो गया, तो इसको सप्लाई मानेगा, क्योंकि इसके बीच में लेन देन हो सकता है, डिपो किसी और के नाम पे लिख के रखा है, कुछ भी हो सकता है ना। तुम हो सकता है कि बेच ही रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट देखे भाई सप्लाई है तो फिर जीएसटी लगा देंगे कभी जरूरत पड़े तो, ठीक। बार्टर एक्सचेंज, इसका बहुत एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, फिर भी देख लो। When a new car worth ₹5 lakh is purchased in exchange of the old car, along with the monetary consideration of 4 lakh paid for the said purchase exchange transactions. A doctor got his haircut from a barber. ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक डॉक्टर बार्बर के पास गया हेयर कट करवा, एंड प्रोवाइड्स हिम मेडिकल कंसल्टेंसी इन रिटर्न। पैसा नहीं दिया, बार्टर हो गया ना। इन दिस ट्रांजैक्शन द डॉक्टर प्रोवाइडेड द मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस टू द बार्बर, फॉर व्हिच कंसिडरेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ हेयर कटिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बार्बर। सर मानो कि ये चीज अगर रेगुलरली पकड़ा जाता है तो गवर्नमेंट इस चीज को छोड़ेगा नहीं, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। अगर ये रेगुलर बेसिस में होता होगा ना,
तो ये सप्लाई है, बाटर, इसलिए बटर को सप्लाई रखा गया आपने। क्या फाइन लगेगा? जो वैल्यूएशन होगा उसका जीएसटी। अगर मानो तुम्हारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मतलब ऑलरेडी है, और फिर भी आप इस तरह से बाटर करके अपने टैक्स को छुपाने का कोशिश कर रहे हो, छोड़ेगा नहीं। बात समझे कि नहीं? Similarly, barber provided haircutting service to the doctor for which consideration was in the form of medical consultancy service provided by the doctor. Same barter transaction. License, lease, rental, disposal. मैं पहले ही बोल दिया आपको, ठीक है? उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है, लेकिन मैंने अभी डिस्कस कर दिया। कंसिडरेशन, समथिंग रिटर्न होना चाहिए। बदले में कुछ दोगे तो ही सप्लाई माना जाएगा, नहीं तो नहीं। पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर दी सप्लाई, मनी में दो या फिर नॉन मनी में दो तो भी सप्लाई है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेरेंस ऑफ द सप्लाई, मैंने सप्लाई के बदले अगर आप कुछ भी मॉनेटरी वैल्यू दे रहे हो बाय रिसिपेंट और एनी अदर पर्सन, कौन ले रहा है? जो रिसिपेंट है वो दे रहा है, ठीक है? उसी चीज को बोला, बस उसी चीज को यहाँ पर बोला। इसमें कुछ चीजें एक्सक्लूड किया, जैसे एक्सक्लूडिंग सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देता है, सब्सिडी माने गैस पे लोग समझते हैं नॉर्मली। मानो कि आप एक बड़ा बिजनेस कर रहे हो और आपके बिजनेस के लिए गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि भाई जैसे मानो बिल्डिंग बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत लोगों को लोन मिलता है। पहले ये शहर में भी लोगों को मिलता था, 2021 में लास्ट सिटी लोगों को, अर्बन पीपल को मिलता था, उसके बाद बंद कर दिया। अभी सिर्फ रूरल एरिया में मिलता है। लास्ट 3-4 सालों में करीब 3 करोड़ लोगों ने घर बनाया प्रधानमंत्री आवास योजना। भयंकर घर बन रहा है गांव में, किसी का और कच्चा मकान नहीं है, ऐसा दिख रहा है। और सच में मैं भी देखा, मेरा भी गांव में घर है, नेटिव है, आसपास में जाता हूँ तो सब पक्का मकान बना रहा है। टीएमसी का क्या है ना, वो प्रधानमंत्री का कोई भी चीज देता नहीं है प्रॉपरली। लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या करता है ना, वो बैंक के थ्रू से जो भी चीजें होते हैं ना वो पास कराने नहीं देता है, मुश्किल करता है। और सेंट्रल का चीज को अपना नाम लगा के देता है, सेंट्रल का चीज को अपना नाम, बांग्ला आवास योजना बोल के बेच रहा था, इसीलिए तो पैसा रोक के रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ममता दीदी देखना बीच बीच में चिल्लाती है कि सेंट्रल पैसा नहीं दे रहा, लेकिन सेंट्रल पैसा नहीं दे सकते, ऐसा हो सकता है? तुम कुछ तो गड़बड़ किए होंगे, सेंट्रल का पैसा को अपना पैसा बोल के क्यों बेचोगे? बांग्ला आवास योजना ऐसा कर, प्रधानमंत्री का एक स्वच्छ भारत अभियान बोल के एक फंड होता है, उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, उसको निर्मल बांग्ला प्रकल्प बोल के बेच रहा है। और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का मैक्सिमम पैसा रोक के रखा है, देता ही नहीं है। तब गया था तो कुछ लोग धरना देंगे, क्या फायदा? कुछ नहीं। तुम हिसाब दो, इतना सारा स्टेट चलता है, नॉन बीजेपी स्टेट कम है क्या देश? पंजाब है, साउथ में चले जाओ, सारे के सारे नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, तो उनको नहीं मिलता है। सिर्फ इस तरह का पंगा लेने से पागल है ना, समझ रहे हो? गड़बड़ है, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सब्सिडी वगैरह मिलता है, उस सब्सिडी को इसमें नहीं लिया जाता, वो एक्सेप्शन है, वो उसको कंसिडरेशन नहीं माना, क्योंकि सब्सिडी तो नॉर्मल में मिलता है ना, बदले में हम कुछ देते थोड़ी है, ठीक है? तो व्हेन द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज ए कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई, एक केस पढ़ने से अच्छा रहेगा कंसिडरेशंस का। जैसे यहाँ पर एक देखो, भूषण डोनेटेड ए ब्लैक बोर्ड टू योगानिस्ट संस्थान, मतलब योगा का संस्थान है ये, चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन, योगानिस्ट संस्थान, प्रिंटेड अंडरनीथ द ब्लैक बोर्ड सो डोनेटेड, और लिख दिया कि ये ब्लैक बोर्ड डोनेशन में है, गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण, ठीक है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्विड प्रो क्वो, विदाउट क्विड प्रो क्वो माने समथिंग इन रिटर्न में नहीं है, मैंने वो तो बेसिकली दिया है, बदले में कुछ थोड़ी वहां से ले रहा है, तो ये हो जाएगा नो कंसिडरेशन, तो फिर इसमें जीएसटी नहीं आएगा। बात समझे कि नहीं? तो इस तरह का और भी एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करेंगे। दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू ए टेंपल इन द मेमोरी ऑफ हर लेट फादर, द टेंपल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड a room in the temple complex from such donation and wrote donated by श्रीमती दुर्गा देवी in the money of the father or the door of the room, तो ये डोनेट किया है, तो विदाउट कंसिडरेशन होगा ना, बदले में थोड़ी ना कुछ मंदिर का स्पेशल सुविधा लेगा, ठीक है? तो इस तरह का चीज को जीएसटी में it may be noticed that there is no reference or mention of any business activity of the donor which otherwise would have advertised. अच्छा, अगर मानो
कि डोनेट करके अपना बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगर डोनेट करके तुम एडवर्टाइजमेंट करते हो तो बिजनेस है। जैसे देखना कई जगह में कोई स्कूल में या कुछ बना देता है, फिर वहां पर अपना बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट देता है, तो गवर्नमेंट उसको चैरिटी नहीं मानता है, क्योंकि तुम अल्टीमेटली डोनेशन के आड़ में बिजनेस ही कर रहे हो। तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि तो एक तरह का स्पॉन्सरशिप हो गया। समझे कि नहीं? तो ये सब चीजें आपको फाइंड आउट करना है। तीन पॉइंट है, नेक्स्ट क्लास में जोड़ का चर्चा होगा। नोट शेयर करूंगा, घर से पढ़ के आना, जितना हुआ है उतना तो जरूर पढ़ के आना, सारा डेफिनेशन को पढ़ के आना, ठीक है? समझ में आ रहा है ना सर? जीएसटी अब धीरे धीरे आदत हो जाएगा। यस सर। ओके सर, तो फिर आज इतना ही है। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू सर, बाय सर, ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय सर। बाय सर। क्या क्लास